Hi everyone, welcome back to our YouTube channel StudyPan. So students, जैसे कि आप सब जानते हैं, we have started the marathon session series on accountancy. First 3 parts already हो चुके हैं इस पे, जो आपको प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइडेड है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से अगर किसी ने नहीं देखा है या फिर कोई चैनल पे न्यू है। और जो चैनल पे न्यू है देन आप सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। और आपको बता दूं आज का मैराथन सेशन हमारा रहेगा, आपने इसको टाइटल से ही देख लिया होगा, दैट इज ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स। और सबको पता है कि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो इट वुड बी बेटर कि इसको एक सेशन में कंप्लीट कर लिया जाए इन वन गो। और ये जो बाकी सारे येलो हाईलाइटेड है इसको ऑलरेडी हम फर्स्ट 3 मैराथन सेशंस में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, वैसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो ही चुके हैं, आने वाले सेशंस में हम सब कंप्लीट भी कर देंगे। ओके, और ये भी बता दूं कि वी हैव 2 टेलीग्राम ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज विद द नेम ऑफ स्टडी बैंड एंड अनदर वन इज स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप। स्टडी बैंड वाले ग्रुप में आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी और जो लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे वो भी उनके लिंक्स मिल जाएंगे। और ये जो है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, इसमें आप चाहें तो अपने डाउट्स और क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पॉसिबल एमसीक्यू पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है। एक तो 1932, और ये पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कौन सी सेक्शन में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। देन यू हैव टू आंसर, दैट इज सेक्शन 4। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आई वांट कि आपने पहले इसके डिटेल्ड लेक्चर्स देख रखे हों ताकि आपको ये रिवीजन करने में आसानी हो। ऐसा नहीं हो कि आपके सब सर के ऊपर से चला जाए, तो पहले आपको अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि अब जल्दी से आपको सारे ब्रशअप हो जाए, ठीक है। पार्टनरशिप का मीनिंग बताया है, क्या है वो, इट इज़ द रिलेशन, ये दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में रिलेशनशिप होता है जो आपस में अग्री करते हैं कि वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। वो बिजनेस विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब पार्टनर्स मिलकर उसको चलाएंगे या फिर एनीवन उनमें से कोई एक पार्टनर बिजनेस को अच्छे से मतलब कैरी आउट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मीन्स एक्टिंग फॉर ऑल। देन हमने मीनिंग समझा था पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनर्स क्या होते हैं, वो सब पर्सन्स जो पार्टनरशिप में आते हैं उनको हम बोलेंगे पार्टनर्स। बट इन्हीं पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फर्म। और वो नेम जिसके अंडर ये बिजनेस अपना चलाते हैं, मीन्स अपनी पार्टनरशिप फर्म का कुछ ना कुछ नाम तो रखा होगा उन्होंने, तो उसका क्या नाम, उसको क्या बोलेंगे हम, फर्म नेम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने पहले पढ़ा था कि इसमें क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स। पूछेंगे आपको कि अगर मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, तो दो पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम पूछेंगे देन यू हैव टू आंसर 50, ठीक है। क्यों, पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 में बताया था सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होने चाहिए। बट बाद में रूल आया, कंपनीज रूल 2014, उसमें कहा कि 50 पर्सन्स ही होने चाहिए मैक्सिमम। सो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्या मार्क करके आना है, 50% एज द मैक्सिमम पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करी गई है, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। आपको ये ध्यान देना है, एक्ट में नहीं बताया कि कितनी लिमिट होगी पार्टनर्स की, इट इज मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, क्यों, और वो लीगल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। और अग्रीमेंट जो होता है रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट ज़्यादा प्रेफरेबल क्या है कि रिटर्न हो, ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको हम अवॉइड कर पाए, ठीक है। और ये जो रिटर्न अग्रीमेंट होता है इसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं या फिर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ओके, देन उसके बाद इसका मेन फीचर क्या है, और इसमें प्रॉफिट्स की शेयरिंग की जाती है, वो हमें पता है। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनमें अग्रीमेंट होता है, कोई एग्रीड रेशो डिसाइड हो चुकी होती है। और आगे अगर एब्सेंस ऑफ डीड हो, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, हमारा रिटर्न अग्रीमेंट नहीं हो, तब हमने क्या एज्यूम करके चलना होता है कि ये प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली बांटे जाएंगे। अभी आगे फिर से हम रिवाइज कर लेंगे रूल्स इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहाँ पे ये बताया है कि अगर हमारी डीड में ये मेंशन नहीं हो कि पार्टनर्स किस रेशो में अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, देन हम मानते हैं कि वो इक्वल रेशो में ही बांटेंगे। और ये जो होते हैं माइनर पार्टनर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर ले सकते हैं। अगर बिजनेस में लॉस होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होगा, तो माइनर को लॉस बेयर नहीं करना होगा, दे आर ओनली एंटाइटल टू दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इस चीज़ का आपने याद रखना है, दिस इज द एक्सेप्शन। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी आपको पूछें कि क्या होती है, तो हमने बोलना है अनलिमिटेड होती है। क्या मतलब हो कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई, माइनर की हमेशा लिमिटेड रहेगी, एक्सेप्ट द माइनर। यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स
सॉरी, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट माइनर इज अनलिमिटेड, मतलब माइनर को छोड़ के बाकी सब पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड से क्या मतलब हुआ कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बट अगर लॉस हुआ और बिजनेस बंद करने की भी बारी आ गई तो क्या होगा, बिजनेस की लाइबिलिटीज को भी खत्म करना होगा, तभी बिजनेस बंद करेंगे वो अपना फर्म को। तो क्या होगा, अगर हमारे पास पैसे कम पड़ गए, फर्म को पैसे कम पड़ गए अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो चाहे उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी क्यों ना बेचने पड़े, उनको बेचने पड़ेंगे अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। उसी का मतलब होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्लियर है यहाँ तक? देन एक्ट ऑफ पार्टनर्स, वही बात की कि बिजनेस जो है वो एक भी कर सकता है, एक कर सकता है बाकी सबके बिहाफ पे, या फिर सब कर सकते हैं अलग अलग से। ठीक है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, या फिर एक से जो सबके बिहाफ पे एक्ट करेगा। देन म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। अगर एक पार्टनर किसी के बिहाफ पे जाके काम कराता है तो अगर उस पार्टनर से गलती हुई है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक पार्टनर सब पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है अपने साथ किसी भी अग्रीमेंट में। देन जॉइंट ओनरशिप होती है, कॉमन गोल होता है, और भी कई सारे फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हमने समझ लिए। उसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, क्या हो सकते हैं, एक्टिव पार्टनर जिसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, देन नॉमिनल, माइनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, देन पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। एक्टिव पार्टनर नाम से ही पता लग रहा है विच विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दी फर्म, और यही सारे बिजनेस अफेयर्स को मैनेज करेगा, तो इसीलिए इसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं। यही बात है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन मैनेजिंग द बिजनेस। और जब भी इसमें क्या है, ये एक्टिव पार्टनर के केस में क्या होता है, जब वो रिटायर होना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि ही इज गोइंग टू लीव द पार्टनरशिप फर्म। क्यों? क्योंकि अब वही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, तो पब्लिक जो भी वहाँ उस फर्म के साथ डीलिंग करती थी, वो मेन डीलिंग किसके साथ करती होगी, इस एक्टिव पार्टनर के साथ करती होगी। तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि सबको हो कि ये वाला पार्टनर है, ये काम नहीं करेगा, इसकी जगह पे कोई और करेगा। और ये मैंने आपको करेक्शन करवानी थी, इस चीज़ को आप छोड़ दें। एक्टिव पार्टनर को हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर नहीं कहते हैं, वो हम नॉमिनल पार्टनर को कहते हैं, क्योंकि ऑस्टेंसिबल का मीनिंग होता है जो, जैसे बोल सकते हैं काल्पनिक, जो सच में नहीं है बट उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है, तो वो नॉमिनल पार्टनर का मीनिंग होता है। इसको आगे देखते हैं, इसको आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे। नॉमिनल पार्टनर का नाम होता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देन डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर से ही पता लग रहा है दैट पार्टनर इज ऑपोजिट टू एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता होगा बिजनेस में, और उसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, मतलब डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। दो पर होता क्या है, वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल उस बिजनेस फर्म में, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर और साथ में प्रॉफिट्स और लॉस भी शेयर कर रहा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देन स्लीपिंग पार्टनर के केस में देखा जाए तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिक नोटिस देने की, व्हेनेवर ही वांट्स टू रिटायर। क्यों? क्योंकि उसको जानते ही नहीं होंगे पब्लिक वाले इतने, वैसे भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो बिजनेस छोड़ भी देगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बस ये है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का थोड़ा इफेक्ट होगा, बट स्टिल पब्लिक नोटिस के लिए उसको ज़रूरत नहीं होगी, लाइक इन केस ऑफ एक्टिव पार्टनर उसको बताना पड़ेगा। देन नॉमिनल पार्टनर मैंने आपको बता दिया, अब आपको लिख लेना है इसको। इसको हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब मैंने बता दिया कि अपेयर होता है वैसा, बट एक्चुअल में नहीं होता। तो नॉमिनल पार्टनर का यही मतलब होता है कि वो सिर्फ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें अपना नाम लेंड कर देता है, मतलब बोलता है कि आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में नहीं होता। ना ही वो कंट्रीब्यूशन करता है, ना ही कोई प्रॉफिट्स और लॉस के लिए शेयर के लिए एंटाइटल होता है। पर येस, अब क्योंकि सबको पता है कि वो पार्टनर है बिजनेस का, दो ही इज नीदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग नॉर ही इज शेयरिंग एनीथिंग, बट अब सबको पता है कि वो पार्टनर है, तो क्या होगा, वो लायबल होगा आउटसाइडर्स को भी, क्योंकि वो भी तो बता रहा होगा ना खुद को पार्टनर। तो जैसे बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे इक्वली, तो वो भी लायबल होगा सारी थर्ड पार्टीज को। उसके बाद हमने पढ़े थे पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो अगर ऐसा पूछ लें आपको कि कौन से पार्टनर्स की कैटेगरी है, तो हम बोल सकते हैं नॉमिनल पार्टनर को ही फर्दर हमने कैटेगराइज किया है पार्टनर बाय एस्टॉपल में और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में। नॉमिनल पार्टनर का सिंपल मीनिंग हो गया जो खुद को अपेयर कर रहा है, मतलब वो सच में नहीं है, बट ही इज अपेयरिंग टू समवन एल्स एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। तो अब पार्टनर बाय एस्टॉपल कैसे इसकी कैटेगरी है, या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कैसे है? पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो पार्टनर ऑफ अ फर्म जो सच में पार्टनर नहीं है, बट खुद अपनी एक्शन से इस तरह से पोज करता है, मतलब इन फ्रंट ऑफ अदर्स वो ऐसे बिहेव करेगा लाइक ही इज एक्चुअली द पार्टनर ऑफ द फर्म, बट सच में नहीं होता। वो भी ना ही कंट्रीब्यूट करता है, ना ही प्रॉफिट्स या लॉस में शेयर करता है, बट लायबल होता है थर्ड पार्टीज को। क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन बता दिया। देन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? ये इससे पार्टनर बाय एस्टॉपल से डिफरेंट कैसे है? ओनली इन वन वे कि पार्टनर बाय एस्टॉपल जो होता था वो खुद बताता था कि मैं पार्टनर हूँ, मतलब वो
वो खुद अपने आप को पार्टनर बताता था। बट पार्टनर में होल्डिंग आउट क्या होता है, वो फर्म को अलाउ करता है आगे कि आप मुझे आगे फर्दर रिप्रेजेंट करो एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही शेयर करता है, और वो लायबल होता है थर्ड पार्टीज को। क्या एक डिफरेंस है बस कि इसमें वो खुद करता है और इसमें अलाउ करता है फर्म को। सो नॉमिनल की ही कैटेगरी आ जाती है। क्लियर हो गया ये वाला भी। और याद रखना है नॉमिनल को ही हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहते हैं। देन माइनर पार्टनर बता दिया, उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में अलाउ होता है और उसकी लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी जितना उसका बिजनेस में शेयर होगा। और मेजॉरिटी अटेन करने के बाद उसके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है ये डिसाइड करने के लिए क्या वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो वेदर ही कंटिन्यूज और रिटायर, इन बोथ केसेस उसको पब्लिक नोटिस देना है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है बिजनेस को, फिर भी उसको पब्लिक को बताना है, क्योंकि ही हैज़ अटेन्ड दी मेजॉरिटी, तो उसको बताना होगा। और अगर रिटायर भी हो रहा है तो भी उसको पब्लिक नोटिस देना होगा। देन पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इसका मतलब है बस सिंपल कि वो पार्टनर्स जो किसके लिए एंटाइटल होते हैं, ओनली फॉर दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ना ही वो किसी चीज़ के लिए लायबल होते हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को शेयर करते हैं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है इन प्रॉफिट्स ओनली, तो सिर्फ प्रॉफिट्स के ही हिस्सेदार होते हैं वो। देन हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दो बेसिस पे पढ़ी थी। एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस पे 2 पार्टनरशिप होती है और लायबिलिटी के बेसिस पे भी 2 होती हैं। ड्यूरेशन के बेसिस पे बात की जाए तो एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। जब उनको हो मन तो वो लायबिलिटी अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। इट कैन बी डिसॉल्व्ड एनी टाइम एट बाय एनी पार्टनर। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक मोटो होता है कि जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, वो अपने बिजनेस को, वो अपनी फॉर्म को बंद कर देंगे। फॉर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड, या हो सकता है कोई सर्टेन पीरियड हो, कोई टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, या फिर कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव हो, डिपेंड करेगा क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाएगी और वो खत्म हो जाएगी आफ्टर अचीविंग दैट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, या फिर जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम 2 बोल सकते हैं, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, ये जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है जहाँ पे सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, इसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है जनरल पार्टनरशिप की, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ईच पार्टनर एंजॉयज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, इसमें हर एक पार्टनर जो होता है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मोस्ट कॉमनली सीन होती है। जो जनरल डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, इसमें सारे फीचर्स वही आ जाते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा, एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है। और इसमें क्या होगा, जिस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उनको कोई राइट नहीं होगा पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में। ठीक है, हो गया। देन उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने वही बताया कि पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है। तो जो रिटर्न वाला अग्रीमेंट होता है वही क्या होता है, ये पार्टनरशिप डीड। इसको हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी कहते हैं, वही है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, जो होता है वो राइटिंग में होता है, उसी को पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं। और इसमें होते क्या है, जैसे होते पार्टनरशिप डीड के, अगर आपको पूछ लें कंटेंट्स क्या है, पार्टनरशिप डीड पता है अग्रीमेंट है, तो अग्रीमेंट में क्या होगा, हम वो सोचा होगा उन्होंने कि फर्म का नेम क्या होगा, पार्टनर्स के नेम क्या होंगे, हमारे फर्म की लोकेशन क्या रहेगी, हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉस किस रेशो में शेयर होंगे, हमारे कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा, हमारी ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको किस तरह से उस इशू को हम सॉल्व करेंगे। तो ये सब सारे अग्रीमेंट, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ पे मेंशन होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। ये क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को ही आउटलाइन करती है अमंग द पार्टनर्स, जैसे कि वही प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। तो इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, कंटेंट्स हैं पार्टनरशिप के। यहाँ तक क्लियर है, ओके। देन रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं हो, हमारा रिटर्न अग्रीमेंट नहीं हो, तो उसके एब्सेंस में हमें क्या रूल को फॉलो करना चाहिए। एक तो पहला कि फिर पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। देन जो पार्टनर्स लोन देंगे फर्म को, मैंने आपको चीज़ क्लियर की थी, जो इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम, वही बात है। इसमें होगा क्या, बस आपको याद रखना है, पार्टनर्स हो सकता है फर्म को पैसे दें इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो याद रखना है, पार्टनर्स जो फर्म को लोन दे रहे हैं उसके इंटरेस्ट की बात करते हैं, ना कि जो फर्म पार्टनर्स को लोन देती है। इस चीज़ का याद रखेंगे, जो रूल्स दिए हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रिलेटेड टू इंटरेस्ट, वो किसके लिए है, जो इंटरेस्ट देते हैं उस लोन पे जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया होता है, ना कि जो फर्म ने पार्टनर्स को दिया है। तो जब पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करना होगा फर्म को, 6%, अगर डीड में नहीं किया है कुछ भी मेंशन, और अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए भी कुछ नहीं लिखा है तो उसको इक्वली शेयर करना है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो भी हम करते आ रहे थे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल प्रोप्राइटर कर रहे थे, बट अब हम क्या करने लगे हैं पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स इट विल इन्वॉल्व। तो क्या है, सोल प्रोप्राइटर में हम सिंपल क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाती थी। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, बट इन एडिशन टू दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसमें क्या बनेगा, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द डिफरेंस। देन इसमें एक और बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी होता है, हमारा कैपिटल तो बनता है बट उसको डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, एज यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे ही आएगा, बट ध्यान से देखें यहाँ पे कैपिटल तो आएगा बट कितने सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, क्या पता कितने हो, 10 हो, 20 हो। तो अगर हम बैलेंस शीट में ही उनके एडजस्टमेंट्स करेंगे, देखा ना आपने यहाँ पे जब हम प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाते थे, कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग सब एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो इतने सारे पार्टनर्स की करेंगे तो कितने सारे बैलेंस शीट में ऐसे कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, ठीक से हमें बैलेंस शीट प्रेजेंट करना आएगी नहीं, तो वहाँ पे ही इतना, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बैलेंस शीट बहुत खराब सी बनेगी। तो उससे पहले क्या होता है, पार्टनरशिप के केस में पहले अलग से सबके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, फिर उधर से उन पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, देन डायरेक्टली उसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर बस इसमें ही खत्म हो जाती है। बट पार्टनरशिप के केस में दो नई चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी होंगे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें इन एडिशन हो जाएंगी, इसमें कोई पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो उनके लोन अकाउंट बनेंगे, वो सब इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। देन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें पता लग गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। अब देखेंगे वो होता क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा P&L अकाउंट, तो जैसे ट्रेडिंग को एक्सटेंड किया ना आगे, जब ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे आगे फर्दर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको कब बनाते हैं, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट। और जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल नेचर के होते हैं, ये भी नॉमिनल नेचर का ही होता है। मतलब क्या होगा कि डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आएंगे इसके और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी। और इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस चाहिए, जो उसको आगे हम ट्रांसफर करेंगे, और वही क्या होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। और इसको क्यों बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई जो भी प्रॉफिट या लॉस करना है डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये हमेशा किस बेसिस पे बनाया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर नहीं होगी तो वही है, रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, बट मैक्सिमम इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपको पूछें कि कौन सा अकाउंट है जो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन भी देंगे, देन यू हैव टू मार्क प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें क्या होती है, सारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं और नेट लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पे। एप्रोप्रिएशंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब पार्टनर्स को जो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, और जो नेट लॉस होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अभी आगे फॉर्मेट देखेंगे उसका, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देन नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब हमारे क्रेडिट साइड पे जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और जो फ्यूचर के लिए हमारे रिजर्व्स भी होंगे वो भी इसी अकाउंट के थ्रू क्रिएट होंगे। तो आपको पूछें कि पार्टनरशिप में जो रिजर्व्स क्रिएट होते हैं वो कौन से अकाउंट के थ्रू क्रिएट होते हैं, अगेन वो ऑप्शन दे दें, क्या पता ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन यू हैव टू आंसर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू क्रिएट होंगे। ओके, तो ये है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझते हैं इसको दोबारा से। अब हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल है। तो डेबिट साइड पे मैंने आपको बता दिया एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, कैसे सोचते हैं हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैसे ही कह रहे हैं कि डेबिट साइड पे खर्चे हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम्स हैं। देखो यहाँ पे पहले पता है हमें कि ऊपर क्या बना होगा, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है कि क्रेडिट साइड पे क्या आया होगा, नेट लॉस। क्रेडिट साइड पे हमारा लॉस आया होगा और डेबिट साइड पे हमारा नेट प्रॉफिट आया होगा, इन दोनों में से एक होंगे। अगर नेट लॉस आया तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आया होगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। लिखा ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, यहाँ पे है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, ये हमें पता है। तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया होगा हमने ए से और बी से, वो यहाँ पे आ जाएगा, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आ जाएंगे, देन इन दी एंड यहाँ पे टोटल लिख देंगे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट्स आएंगे बाहर हम उसका भी टोटल लिख देंगे। देन सैलरीज भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये सैलरी किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ
पार्टनर्स की होगी। देन कमीशन जो उन्होंने पार्टनर्स को दी होगी। रिजर्व, हाँ, रिजर्व भी हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ये क्या होता है? प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट होता है। अब क्यों यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा? क्योंकि है क्या, हमने जो नेट प्रॉफिट अर्न करा था उसमें से ही हमने कुछ रिजर्व भी निकाल के रखना है। तो जब प्रॉफिट को कम करेंगे, प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, तो डेबिट करना है ना, तो डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। और हमें पता है रिजर्व्स को हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही बनाना है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने क्या लिख दिया? रिजर्व लिख दिया। क्लियर है ये वाला? देन उसके बाद हमने दोनों साइड का टोटल करना है। जहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट होगा, और जो भी हमारी रिस्पेक्टिव रेशियो डिसाइड होगी यहाँ पे पार्टनर्स को हम बांट देंगे वो वाला प्रॉफिट। सपोज 1000 का प्रॉफिट आया और मान लो इक्वल रेशियो थी हमारी, तो ए के भी 500 चला जाएगा, बी का भी चला जाएगा। ठीक है। देन अगर लॉस आया तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है कैपिटल या करंट अकाउंट। वही बात है कि मैंने आपको बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। देन फर्दर उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। मतलब जो भी ये बैलेंसेस आएंगे अब आगे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। देन उसके बाद ये हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया। अब डेबिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस या रिजर्व जो हम बनाते हैं। और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स ड्राइंग्स। और यहाँ पे डेबिट साइड पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिपेंड करेगा। ये है कि ये है, इन दोनों में से वैसे एक ही होगा। उसके बाद ये मैंने आपको चीज़ बताई थी इंपॉर्टेंट, नोट आपको बोला था नोट डाउन पक्का करना। ये एक्सेप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। अभी मैंने बताया ये वाला कौन सा इंटरेस्ट है? जब हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो इसको हम कितना एज्यूम करके चलते हैं? 6%। लोन टू पार्टनर्स है, लोन फ्रॉम पार्टनर्स नहीं है। आपने वर्डिंग्स को भी अच्छे से पकड़ना है, फिर समझ के आंसर करना है। अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स को हम जनरल एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जनरल एक्सपेंस मतलब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। ऐसे आपको मैंने बताया कि जो भी पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी, उनको देना है या उनसे लेना है, वो सब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। पर यही एक एक्सेप्शन है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। ये इंपॉर्टेंट है, पक्का बोल रही हूँ, इसको भूलना मत। आप एमसीक्यू में पक्का आ सकता है शायद कि ऑन लोन टू पार्टनर्स कहाँ पे जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन P&L अकाउंट भी दिया होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दिया होगा। तो जल्दी जल्दी में आप ये नहीं टिक करेंगे, पार्टनर वर्ड देखा तो आपने सोचा वो सब कुछ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा रिलेटेड टू पार्टनर्स, वो गलत हो जाएगा। यही एक एक्सेप्शन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, ये P&L अकाउंट में जाता है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है या क्लोजिंग पे निकलता है। तो मैंने आपको बताया इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल। और अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया होगा तब हम उसको कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यही जो मैंने आपको बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे रिजर्व आता है, वो है क्या? वही प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, कुछ अमाउंट नेट प्रॉफिट का जिसको हम रिटेन करके रखते हैं अपनी फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, विच में बी सर्टेन और अननोन, जो हमें नहीं पता होगी। ये क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? हम प्रॉफिट्स में से वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम सिंपल बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, हेंस शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट्स की ही डिस्ट्रीब्यूशन है जो आगे हमने करनी है। मतलब प्रॉफिट्स को कम कर रहे हैं, तो कम करने के लिए उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और ये पता है कि हमने उसको लिखना ही, कि हमने रिजर्व्स को बनाना ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, देयरफॉर इट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बस वही स्टोरी बता दी कि क्यों हम उसको P&L के डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स में से कम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने पार्टनर्स को अलाउ कर दिया कि वो सारा प्रॉफिट विड्रॉ कर लें बिजनेस से, तो उसका क्या मतलब, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी आगे फ्यूचर ग्रोथ में बिजनेस की। तो बेटर है कि क्या करें, कंसिडर करें हम कि हम सारा अमाउंट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, कुछ पार्ट हम अपने बिजनेस में ही रिटेन करके रखें फॉर इट्स ग्रोथ, दैट इज रिजर्व। तो इसीलिए जो नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालते हैं, उसका कुछ पोर्शन जो होगा वो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे बिजनेस में रिटेन करने के लिए। इसीलिए उस प्रॉफिट को निकालने के लिए, वहाँ से रिटेन करने के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बस रिवीजन ही है, ध्यान से सुनते रहना। देन हमने एक क्वेश्चन किया था ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साहिल एंड करण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकी रेशियो दी रखी है आपको, और नेट प्रॉफिट बोला है 75,000 है। ये कहाँ से आया होगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और पार्टनरशिप अग्रीमेंट में बोला है कि साहिल को सैलरी देंगे 1500 पर मंथ, और करण को देंगे कमीशन 12,000 पर ईयर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करेंगे? 4% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने चार्ज करेंगे? 5% पर एनम। पर डायरेक्टली उन्होंने आगे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे दिया है, साहिल का 1800 और करण का 1200, मतलब 5% की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन कैपिटल ऑफ साहिल कितना है? 1,40,000 और करण का है 1,00,000। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी दिया है, तो आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को। एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूरा ऐसा नहीं बोलेंगे कि फॉर्मेट से बना के बताएं, जस्ट इन दी एंड फिर आपको पूछ सकते हैं कि उस रिस्पेक्टिव पार्टनर का कितना शेयर है, कुछ डाटा दे दिया होगा यहाँ से कुछ भी उठा के इसी तरह का।
तो आपको वही मेन सीखना है। बाकी ऐसे फॉर्मेट में देख लेते हैं। हमें पता है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, वो कितना दिया आपको क्वेश्चन में 75,000। जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद साहिल को हमने सैलरी देनी है 1500 पर मंथ। तो टू साहिल, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, बिजनेस का एक्सपेंस है, देयरफॉर इट विल कम ऑन द डेबिट साइड। किसको देनी है हमने? साहिल को देनी है 1500 पर मंथ। दैट मीन्स पूरे साल की होगी तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज ₹18,000। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कमीशन भी देनी है किसको? करण को। करण को कितनी देनी है? 12,000 पर ईयर, पूरे साल की देनी है, तो इसमें मंथ वाला कुछ चक्कर ही नहीं रहा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 4% पर एनम, और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, तो वो डेबिट साइड पे आएगा। कितना आ जाएगा? करण को भी देना है और साहिल को भी देना है। कितना देना है? 4%। 1,40,000 का जब आप 4% करेंगे तो साहिल का कितना आ जाएगा? 5,600, और करण का जब आप करेंगे 1,00,000 पे 4% दैट इज ₹4,000। देन उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डायरेक्टली दे दिया है। अब गलती मत करके आना एग्जाम में, आप क्या 5% दोबारा से कैलकुलेट करने बैठ जाओगे। और वैसे भी आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिया ही नहीं है, तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए डायरेक्टली अमाउंट दिया तो ऐसे ही निकालोगे। यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड पे आई। यहाँ पे हम साहिल का भी निकालेंगे, दे दिया है वैसे, और करण का भी। साहिल का कितना दिया है? 1800, और करण का दिया है 1200। तो इन दी एंड आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। जब टोटल करेंगे, ग्रेटर साइड आ रही है हमारी क्रेडिट साइड, उसका टोटल कितना है? 78,000। दोनों तरफ लिख देंगे। फिर इन दी एंड हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जब डेबिट साइड का टोटल करोगे आप, जो भी आएगा उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। जब आप टोटल करेंगे इसका तो आपको अमाउंट आएगा दैट इज ₹39,600। तो अब 78,000 में से 39,600 माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा टोटल फर्म का? दैट इज 38,400। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे टू प्रॉफिट, करण को भी दे देंगे और साहिल को भी दे देंगे। करण का शेयर है 5/8, तो 38,400 का 5/8 करेंगे। देन वैसे ही साहिल को दे देंगे 38,400 का 3/8। कितना आएगा वो? करण का रुपीज़, यहाँ पे गलत हो गया, ये साहिल का शेयर है वो करण का है, पहले साहिल देन करण। साहिल का आ गया अमाउंट 24,000 और करण का आ गया रुपीज़ 14,400। तो जब आप इसका टोटल करेंगे 38,400 ही आएगा। तो एग्जाम में क्या किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको बोलेंगे कुछ इस तरह से, डाटा दे देंगे इसमें से कुछ उठा के, तो आपको बोलेंगे कि हमें शेयर बताओ साहिल को कितना जाएगा और करण को कितना जाएगा। तो आपको आना चाहिए कि उसका 24,000 है, उसका 14,400। तो हो गया अच्छे से रिविजन, आता होगा तो मज़ा आ रहा होगा अब आपको सॉल्व करने में। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क के लिए, इसका बच्चों के आंसर्स भी आए थे, तो आई थिंक आपसे सॉल्व हो चुके होंगे। दोबारा अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। इनके आंसर्स मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करके रखे हैं, बट स्टिल इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैंने पहले यहाँ पे लोन फ्रॉम पार्टनर्स लिखा था, बट हेयर इट विल बी लोन टू पार्टनर्स। ओके, देन एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें पता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, और ये P&L अकाउंट के बाद बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बताता है, ये एप्रोप्रिएशंस बताता है नेट प्रॉफिट की कितना पार्टनर्स को जाएगा, और ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं होता, बट इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है ना खर्चे इनकम हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि इस सैलरी को अर्न करने की वजह से इतनी इनकम आई है, या फिर उस इनकम पे इतना खर्चा पड़ा था, ये सेल पे हमारी इतनी ब्रोकरेज पे हुई। उसमें मैचिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, मैंने आपको बताया है। अगर नहीं पता है या अगर आपको प्रिंसिपल्स अच्छे से नहीं आते तो इस पर डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट पे प्रोवाइडेड है, एक ही लेक्चर है, आप उसको जल्दी से जाके देख सकते हैं। बाकी आगे दोबारा से हम रिवीजन कर लेंगे थ्रू मैराथन सेशन, ठीक है। अब इसमें जो आइटम्स होती हैं डेबिट करते हैं वो क्या होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और इसमें जो आइटम्स होती हैं उनको हम क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं P&L अकाउंट में कौन से आइटम्स आती हैं, ऑप्शंस दे देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कोई और ऑप्शन होगा देन नन ऑफ दीज वगैरह, देन यू हैव टू मार्क चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये ऑलरेडी हम मीनिंग समझ चुके हैं इनका, स्टिल एक बार बता देती हूँ, आगे वैसे नोट्स में भी होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होती हैं? वो आइटम्स जिसको हमने पे करना ही करना होता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो आइटम्स होती हैं जो हमें तब पे करना है अगर हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज वो डोंट हैव टू पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? लाइक सैलरी टू मैनेजर्स,
बाकी सारे एम्प्लॉइज़ वगैरह उनको हम पैसे देंगे, सैलरी देंगे तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज़ वो बिज़नेस छोड़ के चले जाएँगे। तो उनको तो देनी ही देनी है, जो पे करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होती है, जिनकी पेमेंट तब करनी है अगर प्रॉफिट हो, अगर नहीं होगा तो नहीं पे करना। लाइक सैलरी, पार्टनर्स को तभी सैलरी देनी है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? पार्टनर्स के साथ चलता है ये सब। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी देंगे कि इंटरेस्ट अगर प्रॉफिट होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे देंगे। बट आगे अभी हम रिवाइज करेंगे, दोबारा से पढ़ रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे तो वो पीएनएल में जाएगा और उसको पे करेंगे ही करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स में उस ज़रूरत नहीं होती है। देन जो भी आइटम्स आती हैं ना, आपको पता है पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, सैलरी आती है, रेंट आता है, कमीशन आती है, डेप्रिसिएशन आती है। ये सब ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने ही करने होते हैं। तो आपको पूछें इनमें से कोई भी उठा के दे देंगे आइटम, तो आपको पूछेंगे बताओ कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तब आपको आंसर करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, देन मीनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम से पता लग रहा है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो बनेंगे, लाइक सोल प्रोप्राइटर में सिंपल एक सिंगल ओनर का कैपिटल होता था तो हम सीधे क्या करते थे, बैलेंस शीट में ले जाते थे। बट यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेंटेन दी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ताकि बैलेंस शीट में इतना मिक्सअप ना हो जाए, तो हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और इस अकाउंट में क्या होंगी, वही सारी ट्रांजेक्शन्स जो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हुई होंगी, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्लियर। और इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे जब टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे ना हमारे। मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट एक सिंपल मानते हैं और एक करंट अकाउंट भी होता है। तो अब देखेंगे उसमें कि, और उसमें हमने देखा था कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आगे रिवाइज करेंगे अभी, डोंट वरी। और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मैं आपको तीन चीज़ें क्लियर करती हूँ। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सुनना, हैज़ डैश बैलेंस, एक ही क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबल। देन कैपिटल अकाउंट हैज़ डैश बैलेंस, then partners current account has dash बैलेंस। अब खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा, पहले फिर मैं आपको बताती हूँ। अब जब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तब आपको क्या आंसर करके आना है, क्रेडिट। याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, तभी बता रही हूँ। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, तब आपको मार्क करना है क्रेडिट। चाहे आपको ऑप्शंस में दिया हो डेबिट, क्रेडिट, एनी ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, तब आपको मार्क करके आना है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, ये याद रखना। फिर कैपिटल अकाउंट हैज़ डैश बैलेंस, इसका भी आंसर क्या करके आएंगे आप, क्रेडिट बैलेंस। ये क्योंकि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, जब मैं आपको बोलती थी ना कि इंक्रीज वाली साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे जाइए, लाइक अदर अकाउंट्स भी थे हमारे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, कैपिटल भी आ गया और एक्सपेंस। इसमें मैंने आपको बताया जनरल अगर नॉर्मल बैलेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव साइड पे जाना होता है। तो ये वही क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस है, तब होगा क्रेडिट बैलेंस। बट स्पेशली इफ इट इज मैंशनड इन द क्वेश्चन कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या है, तब भी आपको क्रेडिट ही करना है। पर अगर पूछे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्या होगा, तब क्या होगा, इट मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तब आपने क्या करके आना है, एनी ऑफ द अबव, मतलब डेबिट और क्रेडिट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कह रही हूँ इसमें शायद क्वेश्चन आ जाए, तो इस चीज़ की आपको क्लियरेंस भी होनी चाहिए। यू हैव टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। ओके, चलिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं पार्टनर्स के, उनको हम मेंटेन करते हैं दो मेथड्स के अकॉर्डिंग। एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है, अगर फर्म ये वाला मेथड अडॉप्ट करती है तब उसको डीड में मेंशन करने की ज़रूरत होती है। बट जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, अगर ये वाला फर्म अडॉप्ट करेगी मेथड, तब इसको डीड में हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, इस मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट्स बनते हैं और वो कौन से होते हैं। एक होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। फिर हमने देखा था फॉर्मेट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने बताया ये दो फॉर्मेट होते हैं, ये बनते हैं दो अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी विच इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विदड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस तो कुछ होगा ही, और हमें पता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ये आगे अलग अलग कॉलम्स क्यों बन गए, क्योंकि अब बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, ए बी सी कितने भी हो सकते हैं। देन बाय कैश या बैंक अकाउंट, क्या है ये, अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये मतलब क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही ट्रांजेक्शन आएंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ और सिर्फ अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड।
ठीक है। अब देखना, और साथ में विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इससे हमारा कैपिटल कम होगा, पार्टनर्स हम कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे। और ये इसको आप ड्राइंग्स मत समझिएगा, ये वो वाला नहीं है। अब सोचो कि पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो ड्राइंग्स है, ये वो चीज़ नहीं है। ये है कि सपोज आपने 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा था, अब उसमें परमानेंटली आप 2 लाख निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, मतलब इन दी एंड आपका बिजनेस में सिर्फ 3 लाख कैपिटल रह गया। ये नहीं है कि इसको हम पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, अब रखना ही नहीं है इतना कैपिटल। सो यहाँ पे सिर्फ एडिशंस और डिलीशंस आती हैं किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन जहाँ पे देन यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का पूछे तो ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, याद रखना इस चीज़ को। अब आपको पता है यहाँ पे बाय कैश या टू कैश क्यों आया है, क्योंकि जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो एंट्री क्या होती है, कैश आता है तो कैश टू कैपिटल। तो पोस्टिंग करते टाइम जब अकाउंट बन रहा होगा, कैपिटल को क्रेडिट करा है ना, तो क्रेडिट साइड पे ही आया है, बट नाम ऑपोजिट का है। वैसे ही जब आपने कैपिटल विड्रॉ करा होगा तो कैपिटल कम होगा, तो हमने डेबिट किया होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैश निकाला है तो टू कैश, तो कैपिटल को डेबिट करा तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा, पर नाम ऑपोजिट का है, दैट इज टू कैश। क्लियर है। देन पार्टनर्स के करंट अकाउंट की बात करें तो इसका भी कुछ बैलेंस होगा। ठीक है, इट में है क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस, जो इन दोनों में से एक होगा। तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया, ये मार्क किया हुआ ईदर ऑफ द टू, इन दोनों में से एक होगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में सिर्फ एडिशंस और विड्रॉल्स आती हैं। यहाँ पे बाकी सारी रिमेनिंग जो ट्रांजेक्शंस होती हैं, लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज वगैरह, ये सब आएंगी। फिर मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस भी कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट क्या आता है कि मैम आप बहुत जल्दी स्पीड में पढ़ा रहे हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए। अब रिवीजन कर रहे हैं, बस आपको सुनना है इन चीज़ों को, ताकि माइंड में कॉन्सेप्ट्स बस ब्रशअप होते जाए। बाकी स्टिल अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है, जल्दी फास्ट बोल रही हूँ, तो स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए। ठीक है। देन हमने क्या करना है, उसके बाद टोटल करना है, जो साइड जहाँ पे टोटल आएगा वहाँ पे लिख देना है, जो ग्रेटर साइड होगी वहाँ पे लिख के फिर हमने डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस दोनों तरफ आ सकता है, या तो क्रेडिट साइड होगा या फिर डेबिट साइड होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़ डैश बैलेंस, इट में है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आई होप आपको ये क्लियर होगी ये चीज़, अच्छे से समझ आया तो चलो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, उसके बाद अदर ट्रांजेक्शन्स दैट विल ब्रिंग चेंज इन दी बैलेंस, वही बताया कि इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो हमारे बैलेंस में चेंजेस लाएंगी। और इसमें यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विदड्रॉल। क्लियर है, ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इसमें दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देन टॉकिंग अबाउट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये क्या है, ये इसमें हम जो यहाँ पे हमने करा ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अलग से बनाया और करंट को अलग से बनाया, इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स कंबाइन हो जाती हैं। देखो यहाँ पे हमारा एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पे ही आया, हमारा विड्रॉल भी यहीं पे ही आएगा, यहाँ पे होगा टू कैश, विड्रॉल भी यहीं पे आ जाएगा। देन ड्राइंग्स भी यहीं पे आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं आएगा, सैलरी यहीं आएगी, P&L का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस भी यहीं आएगा, सब कुछ यहीं पे आएगा। देन इन दी एंड यहाँ पे भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा, पर मैं आपको बोल रही हूँ जनरली क्रेडिट ही होगा, बहुत एक्सेप्शनल केस होगा, इसको तो आप मानो ही नहीं ना, मैं तो बोलूँगी ये लिखा होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज आपको बस ये याद रखना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट होगा। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पूछे कितने अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करोगे तो इसको हमें डीड में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो गया क्लियर यहाँ तक। देन मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसका क्या मतलब होगा कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या तो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये P&L अकाउंट में जाएगा। अगर और हमें पता है कि P&L डीड, और हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर साइलेंट है, हमारा मेंशन नहीं कर रखा है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने पढ़ा कि इट इज़ नॉट अलाउड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। अब बात करें कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करा, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट हुआ तो
कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, नहीं हुआ तो नहीं दो, मतलब लॉस हुआ तो नहीं दो। अब इन केस ऑफ लॉसेस बात खत्म, सीधे नॉट अलाउड, देना ही नहीं है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इसका 500 का इंटरेस्ट बनता है, इसका 600 का बनता है, तो टोटल हम देखें कितना बनता है 1100 का इंटरेस्ट, और हमने देखा हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, मीन्स वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधा हम पूरा दे देंगे 1100 इसमें से 2000 में से, तो अलाउड इन फुल इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में क्या होगा, सपोज करिए अब आपके पास है ही 1000 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट है, देन हाउ कैन यू पे द अमाउंट ऑफ 1100, तो क्या है ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इसके केस में क्या होता है, इनसफिशिएंट के केस में सिर्फ उतना ही अलाउ करते हैं जितना आपको प्रॉफिट होता है, मीन्स 1100 नहीं देंगे हम, इस हिसाब से 1000 को बांटेंगे कि उनको दोनों को आ जाए, 1000 ही पूरा उनमें हो जाए। और ये किस रेशो में देंगे ये आपको याद करना है। सपोज यही आपकी रेशो थी, रेशो क्या बन जाएगी आपकी 5:6, तो आप इसको उसी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में दे देंगे। देखिए इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। देन टॉकिंग अबाउट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट किया तो क्या करना है, उसको फुल्ली अलाउ करना है, ऑलवेज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसमें हमने पूरा देना होता है। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाली आइटम कहाँ जाती है, दोबारा बोल रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वाली आइटम कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलिए उसके बाद डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब है क्या ये जो मैं बोल रही हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या P&L या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, बता दिया कि एक तो ये क्या है, ये आते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिडक्शन फ्रॉम द इनकम टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट या लॉस। मतलब ये कहने का कि नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वाली आइटम्स, वही सैलरी, कमीशन, मैनेजर की सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जो हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसकी बात की जाए, ये आपको पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं, वेदर इट इज डन आफ्टर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स या बिफोर, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली लॉजिक है ना, देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स कहाँ होते हैं, हमारे P&L अकाउंट में होते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हमारे होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है, तो ऑब्वियसली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले ही हुए होंगे, और ये आफ्टर होगा फिर। देन मेड इवन इफ देयर इज लॉस, इसमें लॉस भी होगा फिर भी हमने देने हैं, और इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो ही देना है। एग्जाम्पल सैलरी टू मैनेजर, इंटरेस्ट ऑन लोन आर ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और इसमें सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने स्पेशली मेंशन कर दिया कि हम उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स करेंगे तो यहाँ आएगा, अदरवाइज जनरली इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देन हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है, कोई पर्सनल जो पार्टनर होगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा, तो उस विड्रॉल के लिए क्या करेगा, बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, काइंड ऑफ लोन होगा उसके लिए, पार्टनर के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा था कि ड्राइंग्स जो होती है पार्टनर्स की, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक इरेगुलर ड्राइंग्स, एक रेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, जिसमें सेम अमाउंट या फिर डिफरेंट अमाउंट हम विदड्रॉ करते हैं बिजनेस से, बट और वहाँ पे मेन क्या होना चाहिए, इरेगुलर इंटरवल्स होते हैं। और जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है उसमें सेम अमाउंट होता है और रेगुलर इंटरवल होता है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। रेगुलर इंटरवल होना चाहिए रेगुलर ड्राइंग्स के केस में, उसको हम इवन ड्राइंग्स भी कहते हैं। लाइक वो बोल देंगे कि 200 पर मंथ विड्रॉ करता है, तो ये इवन है ना, टाइम पीरियड भी सेम रह रहा है, मंथली हो रहा है, और 200 ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी सेम है, दिस इज इवन ड्राइंग। अनइवन ड्राइंग की बात करें, बोलेंगे 200 फर्स्ट फेब को निकाला, 300 सेकेंड मार्च को निकाला, कुछ भी मतलब इरेगुलर है ना, टाइम पीरियड भी एक स्पेसिफाइड नहीं है, ना ही ड्राइंग्स का अमाउंट सेम है, तो ये क्या होंगी हमारी अनइवन ड्राइंग्स या फिर इरेगुलर ड्राइंग्स। याद आ रहा है ना सब। चलिए उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि अब हमें पता है कि बिजनेस ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, क्योंकि वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो काइंड ऑफ लोन है, तो बिजनेस उनसे रिकवर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या है, तो निकालते कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इट विल डिपेंड ऑन द रेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कितने अमाउंट करी है हमने और कब कब हमने विड्रॉ करा है। तो उस बेसिस पे हम दो मेथड्स बोल सकते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मेथड और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड। तो याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब हमारी ड्राइंग्स क्या होती हैं, इरेगुलर पीरियड पे निकलती हैं, डिफरेंट या फिर सेम अमाउंट्स पे, मतलब कहने का ये हमारी अनइवन ड्राइंग्स होती हैं। अनइवन ड्राइंग्स के केस में लगता है प्रोडक्ट मेथड, और अनइवन ड्राइंग्स के केस में और इवन ड्राइंग्स के केस में मतलब सेम अमाउंट और रेगुलर इंटरवल्स, मतलब सेम टाइम इंटरवल होगा, तो यहाँ पे क्या है, इवन ड्राइंग्स। और इसके केस में कौन सा मेथड लगता है, एवरेज पीरियड मेथड, एंड दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मेथड। देखो यहाँ पे पहले तो सिंपल बात करते हैं हम। मिस्टर ए इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। मिस्टर ए पार्टनर है फर्म में, उसने कितना विड्रॉ करा, 6000 विड्रॉ करा ऑन 31 जुलाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं 12% में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
चार्ज फ्रॉम मिस्टर ए इफ द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 दिसंबर 2018। अभी इसमें मेथड्स वाला कोई लॉजिक नहीं है, ना ही एवरेज पीरियड ना ही प्रोडक्ट। इसमें सिंपल बात की है, एक सिंपल क्वेश्चन है। ड्राइंग्स निकालते कैसे हैं, क्योंकि उसको लोन की तरह ट्रीट करें, तो जैसे लोन पे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालते हैं, इस पर भी निकाल दीजिए। उसने 6000 विड्रॉ करे कब, 31 जुलाई को। 6000 ऑन 31 जुलाई, पूरा लिखा है ₹6000। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पर मंथ के हिसाब से है, कैसा है। तो 6000 उसकी टोटल ड्राइंग्स है और 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है बिजनेस ने, 12% लगा देंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे करेक्शन करवाई थी, आप यहाँ पे इसको पर एनम कर लेना, 12% पर एनम। पर एनम होगा तो अब हमने टाइम पीरियड को भी कंसिडर करना होता है। तो हम देखेंगे 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड हो गया, 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, तो 5 मंथ्स के हिसाब से हम उस पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले लेंगे। तो वो कितना आंसर आएगा, ₹300। तो इस तरह से ये पहले हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा था, अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। आगे फिर एवरेज पीरियड मेथड भी सीखा था हमने, प्रोडक्ट भी सीखा था। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना, ये मैंने वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे ऐसे पॉपअप भी करा था स्पेशली कि पर एनम करना है यहाँ पे। ओके, और मैं आपको बता दूं पर एनम कब होता है। पर एनम के लिए क्या कंडीशन है कि पर एनम होगा तो हमने टाइम पीरियड को कंसिडर करना होता है। मतलब यहाँ पे हमने 5/12 लिखा ना, अगर यहाँ पे पर एनम नहीं है तब हमने क्या करना है, 5/12 भी नहीं लिखना है, सीधा 6000 पे 12% लगाना है। फ्लैट रेट लगेगा कि जितनी मर्जी ड्राइंग करो, लगना 12% ही है। पर एनम लिखा हो तो टाइम पीरियड को कंसिडर करो, पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड को भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अब ये केस करा था हमने इवन ड्राइंग्स का, सी मंथली ड्राइंग्स की। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जॉन इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉज ₹1000 पर मंथ। मतलब हर महीने वो 1000 विड्रॉ करता है। तो इससे हमें पता लग गया कि टोटल ड्राइंग्स कितनी है, ₹12,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करना है, 5% पर एनम के हिसाब से। तो आपको क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड। उस हिसाब से अब एवरेज पीरियड मेथड हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको हाँ यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट इन केस ऑफ इवन ड्राइंग्स। इवन ड्राइंग्स के केस में एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, मैंने आपको बताया। वैसे अगर सिंपल भी निकालेंगे आप, पर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर जैसे 100 पर मंथ बोला है, तो आप पहले फर्स्ट मंथ के लिए निकालोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स जितने रहेंगे, देन सो ऑन। ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपके मिस्टेक्स के भी चांसेस होंगे। तो इसीलिए इसके लिए क्या बनाया है, एवरेज पीरियड मेथड जल्दी हो जाता है, काइंड ऑफ शॉर्टकट मेथड है आपके लिए। सो याद क्या रखना है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। मेन इसमें एवरेज पीरियड का ही रोल है, देन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। बाकी तो हमसे हो जाएगा। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझ लिए थे। पहले तो फॉर्मूला इसके लिए था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो वो पर्सन क्या करेगा, पार्टनर क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में निकालेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर निकालेगा, या फिर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। वैसे ही मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ हाफ ईयर, वैसे बाकी एंड वगैरह में भी, बाकी एंड का भी केस इस तरह होगा। तो आपको बस सिंपल ये चीज़ें याद करनी है। ये तो मैंने बोला, या तो रट्टा लगा लो, नहीं तो मैंने आपको लॉजिक से भी समझाई थी। एक बता देती हूँ, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड 6.5 कैसे आया। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो मानिए हमारा ईयर है जैन टू दिसंबर, तो पहली ड्राइंग अगर हम देखें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी, फर्स्ट जैन को करी होगी। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग करी फर्स्ट जैन को, उसके बाद कितना टाइम रह गया, पूरे 12 मंथ्स है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, फर्स्ट दिसंबर को, तो फर्स्ट दिसंबर टू 31 दिसंबर कितना मंथ है हमारे पास, ओनली 1 मंथ, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 13/2। तो कितना है एवरेज पीरियड, 6.5। तो जब हम ड्राइंग्स करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड आता है 6.5 है। वैसे ही बाकी सारे एवरेज पीरियड में निकल जाएंगे ये फॉर्मूलाज के थ्रू। बाकी डिटेल लेक्चर में आपको मैंने हर एक बताया कि कैसे निकलता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 1000 पर मंथ उसने विड्रॉ करा है, मतलब टोटल ड्राइंग्स है 12,000, और उन्होंने एवरेज पीरियड मेथड अडॉप्ट करने को बोला है। नहीं भी बोलते तो हमें पता है कि इवन ड्राइंग्स हैं, पर मंथ के हिसाब से है, टाइम पीरियड भी रेगुलर है और ड्राइंग्स भी रेगुलर है। तो मैं आपको बिगनिंग वाला एक ही केस बताऊंगी, बाकी सब अगर आपने केसेस देखने हैं, क्योंकि अब रिविजन कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए एक बता देती हूँ। बाकी अगर हर एक आपने क्वेश्चन देखना है तो आई विल रिकमेंड कि आप लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे डिटेल दिया है वहाँ पे। ओके, अब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में हमें पता लग गया कि एवरेज पीरियड है 6.5। तो सिंपल क्या करना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6.5, अभी देखा कैसे आया, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, दैट इज ₹325। ओके, वैसे ही मिडिल का भी देखेंगे और एंड का भी देखेंगे, वो एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए बस। देन
क्वार्टरली की बात करें, क्वार्टरली भी वही हो जाएगा क्या, 4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6% इंटरेस्ट दिया है आपको। और टाइम पीरियड कितना लेंगे अब हम, हाँ, और बोला क्या उन्होंने, दे विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हैं। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हमारा क्या होता है, दैट इज़ 4.5। तो यहाँ पे हम 4.5 लिख देंगे। ठीक है, एवरेज पीरियड अब आपको मैंने बताया कि कैसे निकलते हैं, उस तरह कर लो, नहीं तो रट्टे लगाने इनको तो मर्जी आपकी, जैसे आपको ठीक लगता है। बाकी आई विल रिकमेंड कि लॉजिक के साथ जाओ तो चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में रिटेन रहती हैं। एक बार मैं आपको चलो क्वार्टर का भी बता ही देती हूँ। अगर लिखा हो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर, पहले तो सारे क्वार्टर्स लिख लो, जैन टू मार्च, देन 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला, और हमें पता है कि एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना टाइम रह गया, हमने यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी फर्स्ट क्वार्टर में, उन्होंने बोला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, दैट मीन्स हमने 31 मार्च को ही करी होगी। तो मार्च के बाद यहाँ पे कितने मंथ्स रह गए, दैट इज़ 9 प्लस लास्ट कब करी होगी हमने 31 दिसंबर को, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ गया 4.5। तो हम यहाँ पे भी हमने क्या लिया 4.5। तो इस तरह से बस एवरेज पीरियड निकालने आएगा, सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। देन हमने हाफ ईयरली के बेसिस पे भी करा था, और फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे फॉर्मूला है यही, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो बस ये रेट्स चेंज हो रहे थे, ये सब बाकी मैंने आपको बताया, यही इन शॉर्ट ये है, यही सब जो था बस ऐसा ही होगा। ओके, चलिए फिर अनइवन ड्राइंग्स का भी हमने केस करा था कि ए पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है 12%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो अनइवन ड्राइंग्स में हमने क्या देखा, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बताते हैं। देखो यहाँ पे 6,000 करी मार्च 1 को, देन जून 1 को करी 4,000, सितंबर 1 को करी 5,000, दिसंबर 1 को करी 2,000। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, आपको करना होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें क्या करना होगा, पहले आपने देखना है कि पहली ड्राइंग कब करी है मार्च 1 को, और हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। तो मार्च 1 से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए आपके, 10 मंथ्स। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड लिखते जाना है। देन जून से, जून 1 है, जून 1 टू 31 दिसंबर 7 मंथ्स। देन सितंबर से दिसंबर तक कितने हो गए, 1 सितंबर है 4 मंथ्स। देन दिसंबर 1 टू 31 दिसंबर, दैट इज ओनली 1 मंथ। फिर हमने क्या करना होता है, इनका प्रोडक्ट निकालना होता है। ये हमारी आगे ड्राइंग्स, ये आगे हमारा टाइम पीरियड, देन हमने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करना होता है, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आ जाएगा 60,000, पे आ जाएगा 28,000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे 2,000। यहाँ पे आप टोटल करेंगे इसका, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो जब आप टोटल करेंगे वो आएगा 1,10,000। तो उसको आप फॉर्मूला में फिट कर दीजिए, दैट इज 1,10,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दिया है 12%। तो इन दी एंड आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा ₹1100। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने टाइम पीरियड को यहाँ पे हमने 1 मंथ के अकॉर्डिंग कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने उनको उनके मंथ्स, रिमेनिंग मंथ्स जो थे ऊपर ही पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट निकालने के लिए। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन अनइवन ड्राइंग्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। और ये याद रखना है, आपको एमसीक्यू में पक्का आ सकता है पॉइंट की एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो वही याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए उसके बाद अनइवन ड्राइंग्स का मैंने आपको बता दिया, टोटल ड्राइंग्स ये है प्रोडक्ट मेथड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। ये सिंपल मेथड क्या है कि अगर यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे आप 1 बाय 1 करते हैं, यही 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 1 बाय 1। देन अगेन 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100। तो सिंपल मेथड ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बेटर तभी बोलते हैं कि इसके लिए अनइवन के लिए कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। ओके, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे फॉर दी होमवर्क, और बच्चों के आंसर्स भी आए थे इस पे। अगेन आप इस पे प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट आएगा तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इसका मतलब क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूट का होना, क्या मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, जो अभी चल रहा होता है हमारा एग्रीमेंट, वो खत्म हो जाता है और एक न्यू एग्रीमेंट अराइज होता है। क्यों होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हो सकते हैं? या तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, दीज आर द पॉसिबल केसेस जब हम बोलेंगे कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। या तो एडमिशन हो रही है किसी पार्टनर की, या तो किसी की रिटायरमेंट या फिर डेथ हो रही है। ओके, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले हम पढ़ रहे हैं ये वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको रिवाइज करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? जब सारे पार्टनर्स ये आपस में अग्री करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो रेशियो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज करेंगे, उससे हो सकता है कुछ पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाए, कुछ का हो सकता है डिक्रीज भी जाए। तो यहाँ पे और याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है? ओनली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स में चेंज नहीं हो रहा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ रेशो में चेंज हो रहा है, ये याद रखना है। देन रेशियोज बिटवीन द पार्टनर्स, रेशो हम बोल क्या सकते हैं, पहली बात रेशो का मीनिंग क्या है अगर ऐसा देखा जाए? सिंपल, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर एंड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 बॉयज है और 30 गर्ल्स हैं किसी क्लास में, तो अगर रेशो पूछेंगे बॉयज टू गर्ल्स तो कितनी हो जाएगी? 1:3। ठीक है। अब कुछ रेशोज जो कॉमनली यूज होती हैं पार्टनर्स के बीच में इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या होती है? इसको हम एग्जिस्टिंग रेशो भी बोलते हैं। जो पार्टनर्स होते हैं जो इसकी ओल्ड रेशो होती है उनको हम ओल्ड पार्टनर्स या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं। न्यू रेशो क्या हो गई? वो रेशो जिसमें अब पार्टनर्स रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। देन गेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग रेशो किसके लिए होगी? गेनिंग पार्टनर्स के लिए होगी। गेनिंग नाम से पता लग रहा है वो रेशो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स गेन करेंगे बाय एक्वायरिंग दी आउटगोइंग पार्टनर्स शेयर। कोई पार्टनर हो सकता है रिटायर हो रहा हो, उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स में क्या हो सकता है? गेन आ सकता है उनके शेयर में। देन जो पार्टनर्स गेन करते हैं उनको गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। देन जो पार्टनर्स न्यू रेशो वाले होंगे उनको न्यू पार्टनर्स कह देंगे। सेक्रीफाइसिंग वालों को सेक्रीफाइसिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कह देंगे। पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस आर नोन एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और ये वो रेशो होती है जिसमें ओल्ड बोल लो या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोल लो, वो अपना कुछ शेयर क्या करते हैं? न्यू पार्टनर के फेवर में दे देते हैं, तब उनको सेक्रीफाइस होता है। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसको याद करना है। ऑब्वियसली अब आपकी ओल्ड रेशो कम है, पहले आपका शेयर जो था बिजनेस में फर्म में कम था एज कम्पेयर टू जो अब न्यू रेशो है। न्यू रेशो का शेयर ज़्यादा है तो क्या होगा? आपको गेन ही होगा ना। वैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? जब आपकी ओल्ड रेशो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू न्यू रेशो, कि अब आपने इस रेशो में शेयर करने हैं अपने प्रॉफिट्स, तो क्या हुआ? न्यू रेशो आपकी कम है, ओल्ड ज़्यादा थी एज कम, पहले आपकी ज़्यादा रेशो थी, पहले आपको ज़्यादा शेयर मिलता था पर आपको कम मिलेगा, तो क्या हुआ? आपने सेक्रीफाइस करा। तो ये दो फॉर्मूलाज आने चाहिए, बाकी आप इससे ओल्ड रेशो का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, न्यू का भी निकाल सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं, इन दोनों की वजह से पूरे पार्टनरशिप रेशोज़ हमारी निकल जाती हैं। ठीक है? फिर मैंने आपको पॉसिबल केसेस करवाए थे। पहले पहले तो सिंपल क्वेश्चन करा था कि ए और बी जो है पार्टनर्स हैं, इक्वली रेशो शेयर करते हैं और उन्होंने एग्री करा प्रॉफिट्स को इस रेशो में शेयर करने के लिए। तो दिस इज ओल्ड रेशो क्या है? 1:1 और न्यू है 4:3। फिर इस हिसाब से उन्होंने बोला कि गेन निकालो या सेक्रीफाइसिंग निकालो। गेन क्या आएगा? जब हमारी न्यू रेशो ओल्ड रेशो से ज़्यादा होगी, और न्यू रेशो सॉरी और सेक्रीफाइसिंग रेशो कब आएगी? अगर हमारी ओल्ड रेशो न्यू रेशो से ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये अब मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगी, सेम मैंने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे डिटेल लेक्चर में किया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो अगर आपको देखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, तो एक बार जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम ये प्रैक्टिकल्स अब यहाँ पे नहीं करेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है? चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी थे, इनको भी प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, मुझे आप पूछ लेना। मैं ऐसा भी करती हूँ कि स्टूडेंट्स को डाउट आता है और अगर आप चाहते हैं उसका सॉल्यूशन, तो मैं उसका सॉल्यूशन की पिक भी आपको टेलीग्राम कर देती हूँ। ओके, तो आई विल रिकमेंड कि सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिकल वाले हैं, सारे खुद सॉल्व करो। डाउट आता है ये मत सोचना कि मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए, लेक्चर देखिए वहाँ पे जाके, उसमें सारे सॉल्व्ड हैं। ठीक है? फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद एक और केस क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन जब होती है हमारी फर्म की, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू पार्टनर तभी किसी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो सकता है जब कंसेंट होगी, मतलब रजामंदी होगी फॉर ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है? और एडमिशन के टाइम पे क्या होता है? ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती, ओनली दी ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट चेंज होता है। लाइक अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है कि पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं। आपको याद रखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या होता है? हमारी फर्म नहीं बंद होती। फर्म का क्या मतलब होता है? फर्म में तो सारे पार्टनर्स आ गए ना, तो हमारे पार्टनर्स तो ना सारा बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, कोई एक या दो जा रहा है या कोई एक या दो आ रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारी फर्म को नहीं बोलेंगे कि हमारी फर्म पुरानी डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, बस हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाता है, एक न्यू अग्रीमेंट बन जाता है। न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के साथ क्या होता है? हमारी पार्टनरशिप फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, डिसोल्यूशन नहीं होती।
आप इसको डिफरेंस को समझना, वर्ड्स को देखना ध्यान से। डिसोल्यूशन नहीं हो रही, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है हमारी फर्म, मतलब हमारा न्यू अग्रीमेंट बन रहा है, मतलब ऑल द पार्टनर्स गेट इनटू न्यू अग्रीमेंट फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म। और कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें एडमिशन के टाइम पे करनी ही करनी होती है। जब न्यू पार्टनर आता है तब हमें क्या करना है, एक तो पता है न्यू पार्टनर है तो न्यू रेशो तो निकालनी होगी अलॉन्ग विद द सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइस होगा पार्टनर्स को, क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो ऑब्वियसली उनका शेयर जो होगा वो कम हो जाएगा। देन रिवैल्यूएशन भी होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, गुडविल की भी अकाउंटिंग करते हैं हम, और कुछ रिजर्व्स होते हैं जो हम पुराने पार्टनर्स को बांट देते हैं। ठीक है, यही चीज़ एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिजर्व्स का होगा ट्रीटमेंट, देन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एडजस्टमेंट भी होगी। टॉकिंग अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, क्या है, एडमिशन के टाइम पे ये डिज़ायरेबल होता है, मतलब ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको करेक्ट वैल्यूज़ पे ले आए, मतलब दोबारा से चेक करो कि कोई एसेट ओवरस्टेट या अंडरस्टेट तो नहीं हो, या फिर कोई लाइबिलिटी या ओवरस्टेट या अंडरस्टेट तो नहीं हो, उनको प्रॉपरली रीवैल्यू करो। और ये हो सकता है बाद में पता लगे कि कुछ एसेट्स थे जो अनरिकॉर्डेड रह गए थे, या फिर कुछ लाइबिलिटीज़ थी जो अनरिकॉर्डेड रह गई थी, तो उनको दोबारा हम अपनी बुक्स ऑफ द फर्म में रिकॉर्ड करेंगे। और इस पर्पज़ के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं टू रिवैल्यू ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको पूछा रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी बनता है, रिटायरमेंट भी बनता है, डेथ भी बनता है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पूछ लें आपको कि किसको कहते हैं तो याद होना चाहिए आपको, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आगे देखते हैं हम, इंक्रीज इन एसेट्स डिक्रीज इन लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड इन केस ऑफ वाइस वर्सा। मतलब हमारे एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है, हमारी लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रही है, या फिर हमारा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो वो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, और जो डेबिट करेंगे अगर इन सब का उल्टा होगा। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको हर एक अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए। अभी तक हमारा डिफरेंट क्या होता, जितना अभी तक हमने रिवाइज करा, सिर्फ कैश बुक जो होती है इट इज़ ऑफ अ रियल अकाउंट, कैश बुक का नेचर है रियल अकाउंट। अभी वैसे तो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बुक तो छोड़ो, कैश बुक का नेचर रियल था। ऐसे सारे अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारे क्या है, नॉमिनल नेचर के हैं, मतलब डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी। फिर फर्दर जो बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ ऐसा होगा, हमें पता है नेचर क्या है, नॉमिनल है, तो डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम्स। तो ये जो पीछे हमने टर्म्स लिखे ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए आपके लिए खर्चा क्या है। अब आप रिवैल्यू कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जब आपके एसेट की वैल्यू गिरेगी आपका खर्चा होगा, क्योंकि आप एसेट को रिवैल्यू कर रहे हो, पता लगा वो 100 की चीज़ नहीं थी, वो 90 की थी, कम हो गई एसेट की वैल्यू, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एसेट की डिक्रीज आएगा तो वो डेबिट साइड आएगा। लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मतलब खर्चा पड़ गया ना हमारे लिए, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई पता लगा अनरिकॉर्डेड रह चुकी थी, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो भी डेबिट साइड पे आएगा। तो लॉजिक के साथ समझो, देखो कितना ईजी लगता है। देन क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी, इनकम क्या होगी हमारी, अगर रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आएगी तो क्रेडिट साइड आएगा, हमारी इनकम है एक तरह से। लाइबिलिटी में डिक्रीज आएगा, अब उतनी की लाइबिलिटी हमें पे नहीं करनी, सो दैट इज द काइंड ऑफ इनकम फॉर अस, तो वो भी क्रेडिट साइड आएगी। देन अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट था जो हमें पता नहीं था हमारा एसेट है, बट बाद में पता लगा, तो क्या हुआ, इनकम है ना, एसेट आ गया हमारे पास, सो इट विल बी दी इनकम फॉर अस एक तरह से, तो क्रेडिट साइड पे आएगी। तो आपको पता लगा ये आइटम्स हैं जो डेबिट करेंगे हम रिवैल्यूएशन में, और ये जो होंगी क्रेडिट साइड पे आएंगी। लॉजिक के साथ देखोगे, पेपर में नहीं है कि डायरेक्ट आपको फॉर्मेट पूछेंगे, बट ऐसा पूछ सकते हैं ना कि इनमें से कौन सी आइटम है जो क्रेडिट साइड पे आती है रिवैल्यूएशन के, या कौन सी डेबिट साइड पे आती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन जो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट होगा, यहाँ पे होगा क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट साइड वाला डिफरेंस क्या होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड पे जो आता है वो लॉस होता है। फर्दर इनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक इन केस जैसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस भी भेज देते हैं वहाँ पे, वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट पे। याद रखो, इंपॉर्टेंट है, मैं एमसीक्यूज बता रही हूँ पॉसिबल आपको। एक तो ये कि डेबिट क्रेडिट साइड कौन से आती हैं चीज़ें, वो आपको पता होनी चाहिए, कैसे आती है, लॉजिक के साथ समझ लो तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, मैं कह रही हूँ आपको। और ये पूछ सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ध्यान से सुनना, डिफरेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, तो उसका आपका आंसर क्या होगा कि जो डिफरेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एक चीज़। और जो डिफरेंस होता है, अब पता है डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फिर इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकते हैं कि जो डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, ओल्ड रेशो। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, और वो न्यू पार्टनर के आने से पहले कर रहे हैं, एडमिशन के टाइम पे कर रहे हैं, तो पहले ही रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे ही वो आ रहा है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली खुद सोचिए लॉजिक के साथ कि वो पुराने पार्टनर्स की वजह से हुआ होगा, पुराने पार्टनर्स पहले उन सब के लिए लायबल थे या एंटाइटल्ड थे, तो जो अब उसका प्रॉफिट या लॉस भी आएगा वो पुराने पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए, और किस में मिलना चाहिए फिर, दैट इज ओल्ड
रेशो। तो हर चीज़ लॉजिक से समझो, देखो कितना ईजी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब यही अकाउंट आता है ना आपको, तो जर्नल एंट्रीज की टेंशन ही नहीं है। देखो, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, तब एंट्री क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैंने आपको अकाउंट रीड करना भी सिखाया, जब आपके एसेट की वैल्यू में ये क्या है, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, तो अंदर वाली आइटम क्या हो रही होगी, डेबिट। तो एंट्री क्या हुई होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हमारी एंट्री भी यही हुई है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ही पूछा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, उसमें क्या करते हैं हम, डिक्रीज जो होता है हमारा एसेट, उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो अकाउंट को रीड करके देखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट ही हो रहा है, अंदर वाली आइटम मतलब क्रेडिट हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वैसे भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट ही करते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम केस हो जाएगा बाकी, ये एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट किया है, अकाउंट से भी रीड करो तो ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी है। आगे बाकी डिटेल में पढ़ना है तो अब वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं। देन यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या है, अंदर वाली चीज़ डेबिट होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट आएगा, अनरिकॉर्डेड asset account debit to revaluation account। then for an unrecorded liability, revaluation account debit to, यहाँ पे क्या आ जाएगा, unrecorded लाइबिलिटी। फिर वो ये एंट्री पूछ सकते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इन इफ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस से हमें पता लग जाएगा वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी देखा हमने, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट को, या हम कह सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो ये एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी है यहाँ पे, वही मैं बोल रही हूँ, बस आप माइंड में इस अकाउंट की फोटो रख लो, बस अच्छे से छपा लो, बिल्कुल सारा हो जाएगा इजी। देखो बाकी एंट्रीज तो उसी से बन रही है हमारी। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है, मेन यही कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और कौन से रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, टू दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। चलिए उसके बाद हमने सीखा था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आपको पूछ सकते हैं कि किस केस में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जब पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि उनकी वैल्यू ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को मतलब ऑल्टर करा जाए या रिवाइज करा जाए, ठीक है। तो ये इसका नेचर भी पूछे तो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, पर इसका फॉर्मेट जो होता है उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में सेम एज इट इज़ जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो रिवैल्यूएशन में हमने क्रेडिट साइड लिखा होगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा सेकंड पार्ट में, और जो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखा होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ये है ना, ये तो पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा, ठीक है। तो पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के फिर हमने बाद में क्या करना होता है, जो आइटम्स यहाँ पे क्रेडिट करी हैं वो यहाँ जाके डेबिट हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसिल हो गया ना, क्रेडिट करी जो चीज़ें वापस डेबिट हो गई, तो इफेक्ट नील हो जाएगा। तो इन दी एंड क्या होगा, नील ही हो जाएगा। बट प्रेजेंट करने के लिए हम बना लेते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट इफ द पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। और ये होता है नॉमिनल नेचर का। और हम एडमिशन के टाइम पे क्या करते हैं, एक हमने सीख लिया, रेशियोज चेंज होती है, रेशियो कैलकुलेट करना पहले ही सीख लिया था। देन एडमिशन के टाइम पे और क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, वो भी देखा। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट के टाइम पे हम गुडविल की भी अकाउंटिंग करते हैं। वाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहली बात गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करना है, उनको क्यों दोबारा रिवैल्यू करना है, क्यों, क्योंकि गुडविल क्या है हमें पता है, बिजनेस की रेपुटेशन है, और ये किसका रिजल्ट होगा, नए पार्टनर्स के आने से पहले ये रिजल्ट किसका होगा, पुराने पार्टनर्स की हार्डवर्क और डेडिकेशन का। उन्होंने बिजनेस में काम करा, उन्होंने बिजनेस को स्टैंड करा, उसकी वजह से बिजनेस की रेपुटेशन हुई है। तो गुडविल का हिस्सा भी कहाँ पे जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए। तो नो रोल ऑफ न्यू पार्टनर्स इन दिस होल सिनेरियो, इस पूरे सिनेरियो में न्यू पार्टनर्स का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर्स थे ही नहीं, वो तो बाद में एडमिट हुए। सिंस आफ्टर द एडमिशन न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड, एडमिशन के बाद वो एंटाइटल्ड होंगे ना बिजनेस की रेपुटेशन में, बाद में वो बिजनेस के साथ काम करेंगे, फिर बिजनेस के लिए रेपुटेशन अर्न करेंगे, फिर वो उनके एफर्ट्स की गुडविल मानी जाएगी। बट अभी के लिए बिफोर द एडमिशन वो सारा शेयर किसका होगा, पुराने पार्टनर्स का ही होगा। हेंस ही देयरफॉर ही कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर्स बाय पेइंग देम, इसीलिए क्योंकि अब न्यू पार्टनर्स जो हैं वो फर्म में एंटर हो रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर्स की वजह से उस बिजनेस की रेपुटेशन है, जिसकी वजह से जिसमें न्यू पार्टनर्स आ रहे हैं, तो न्यू पार्टनर्स की तो ऑटोमेटिकली वो गुडविल बन गई ना, कि न्यू पार्टनर्स उस बिजनेस में है जिस बिजनेस की बहुत अच्छी गुडविल है। तो क्या होगा, न्यू पार्टनर्स आ रहे हैं, इसलिए न्यू पार्टनर्स उनको गुडविल का हिस्सा देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग कैपिटल, इसमें जब पार्टनर एडमिट होता है वो कैपिटल भी लाता है अपने साथ, और कुछ गुडविल का अमाउंट भी लाता है, जिसको हम प्रीमियम भी कहते हैं। इसलिए एंट्री फॉर कैपिटल इंट्रोडक्शन क्या होगी, जनरल हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या एंट्री करते थे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो न्यू पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए हमने क्या करा, क्रेडिट करा। तो एंट्री फॉर द इंट्रोडक्शन बाय न्यू पार्टनर फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज दिस एंट्री। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा था। क्या केस हो सकते हैं, या तो गुडविल प्राइवेटली लाएगा न्यू पार्टनर, मतलब सीक्रेटली लाएगा, तो क्या होगा, न्यू पार्टनर चुपचाप पुराने पार्टनर्स को वो पे कर देगा अमाउंट, और उसको फिर हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स को डायरेक्टली दे रहा है, प्राइवेटली बुक्स ऑफ द फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा उसको। ठीक है, तो पहला केस आपको पूछ सकते हैं कि गुडविल अगर प्राइवेटली ला रहा है न्यू पार्टनर, तो उसका फॉर्म ऑफ बुक्स, तो उसका बुक्स ऑफ फॉर्म में क्या ट्रीटमेंट होगा, देन देयर विल बी नो ट्रीटमेंट। देन अगर ये केस होगा कि न्यू पार्टनर कैश ला रहा है अपने गुडविल के शेयर के लिए और वो बिजनेस में ही रिटेन करेंगे, मतलब पार्टनर्स नहीं रखेंगे, तो क्या सिनेरियो होगा, सबसे पहले पार्टनर कैश लेके आएगा, कैश के टाइम पे क्या होगा, गुडविल लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कैश लेके आया और गुडविल अ काइंड ऑफ इनकम बन गई, इसलिए प्रीमियम को हमने क्रेडिट करा। देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड, फिर जब वो ले आता है फिर वो क्या करते हैं बाद में, फिर हमें पता है कि वो गुडविल पहले तो फर्म में लेके आया ना, तो फर्म के लिए हमने ऐसी एंट्री कर दी, पर हमें पता है कि वो जो गुडविल का अमाउंट होता है वो न्यू पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है, तो वो उसको हम डेबिट कर देंगे, बुक्स में ले आएंगे अपनी गुडविल को और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उनको इसका पैसा मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। और किस में मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है वो कौन से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहली बात ओल्ड पार्टनर्स को, और कौन सी रेशो में होगा ये याद करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है न्यू पार्टनर्स की वजह से, इसीलिए न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आएगा पुराने पार्टनर्स को उसी सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिल जाएगा। पर याद रखो, रेशोज का ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो कौन से रेशो में जा रहा था, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इधर ओल्ड रेशो है और जो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को दैट विल बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि ये पार्टनर्स क्या होंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे और उनको सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही देंगे। ओके, देन मैंने आपको बताया था ये दोनों एंट्रीज को अगर हम क्लब कर दें तो ये एंट्री बन जाती है। ठीक है, देन व्हेन न्यू पार्टनर पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड द सेम इज देन विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। एक केस हमने पढ़ा कि या तो गुडविल प्राइवेटली दे देगा, या एक केस पढ़ा कि वो फर्म में लेके आएगा देन फर्दर पार्टनर्स को बांटा जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है और वो सेम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट तो देते हैं पर वो पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होगा, पहला केस, तो इसमें क्या होगा, जो अभी केस 2 पढ़ा, पहली दोनों एंट्री सेम रहेंगी, कैश आएगा बिजनेस में, फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर फिर बोला कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो विड्रॉ के टाइम पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से उतना अमाउंट कम हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा तो डेबिट, और उन्होंने कैश विड्रॉ कर लिया वो गुडविल का अमाउंट, तो कैश कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, या तो क्या केस होगा, गुडविल जो होगी न्यू पार्टनर लेके ही नहीं आएगा कैश में, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लाएगा, तो क्या होगा, पहले वो कैपिटल जब लेके आएगा वही एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर जो उसका अमाउंट होगा न्यू पार्टनर के कैपिटल का वो हम पुराने पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि अब वो गुडविल तो लाया नहीं, हमें पता है कि न्यू पार्टनर जब आता है उसको गुडविल के पैसे लेके आने हैं और वो हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। अब वो गुडविल लाया नहीं तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे जो न्यू पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट होगा वही हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। ट्रांसफर द अमाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ओल्ड पार्टनर्स को अमाउंट ट्रांसफर कर दो, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल जो अकाउंट होगा वो कम हो जाएगा, उनका पैसा दे देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर का कैपिटल कम हुआ तो डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट, और किस में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे, लाइक इन केस जैसे हम गुडविल को दे रहे थे। यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलिए उसके बाद और क्या पॉसिबल केस हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब कई बार क्या होगा, बिजनेस की चॉइस होती है, उन्होंने गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड भी किया होता है, अगर पुरानी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस में, और रीज़न क्या हो सकता है, जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर हो रही होगी, या तो ओल्ड पार्टनर्स पास्ट में लेके आए होंगे, ओल्ड पार्टनर्स भी तो किसी टाइम पे न्यू पार्टनर्स थे ना जो पैसे लेके आए थे बिजनेस में, तो वो पहले की गुडविल होगी, या तो गुडविल उन्होंने खुद रेज की होगी, ये भी होता है, इतना आपने डिटेल में नहीं जाना है कि रेजिंग ऑफ गुडविल भी होता है, बहुत कुछ है, हिडन गुडविल है, ये सब इतना आपने डिटेल में पढ़ना नहीं है कि टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ने बैठ जाओ, वो सब नहीं पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक्स क्लियर हो दैट्स ऑल, कि हम एग्जाम अपना क्रैक कर पाए। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शुड बी रिटन ऑफ, ऐसे आप खुद ही देख रहे हैं टॉपिक इतना बड़ा है, कितना कुछ पढ़ना है इसमें, खुद ही सोचो ना, जो है बस उसी को पक्का कर लो,
हो जाएगा। गुडविल ऑलरेडी एक्जिस्टिंग शुड बी रिटन ऑफ। अब जो गुडविल ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, बता दिया, एक तो रीज़न पता लग गया कि क्यों अपेयर होती है। फिर हमने क्या करना होता है, जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही होती है हमारी बुक्स ऑफ द फर्म में, उसको राइट ऑफ कर दो। दैट मीन्स गुडविल हमने अपनी बैलेंस शीट में बताई होगी और हमें पता है गुडविल उस टाइम पे हमारा एसेट होगा, तो वो बढ़ रहा होगा तो अब डेबिट था। अब उस गुडविल को हमने कम करना है, राइट ऑफ करना है, तो मतलब एसेट हमारा कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। और वो राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, हम बोलेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स की वजह से गुडविल इतना हमारा अमाउंट अर्न हुआ था, तो पुराने पार्टनर्स ने इसका बेनिफिट ले लिया जितना लेना था। अब क्या करो, उनके कैपिटल अकाउंट से वो बेनिफिट खत्म कर दो। तो कैपिटल को हम कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीलिए एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो इसको किसी में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। रेशोज का मैं आपको बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोबारा बताती हूँ, जब न्यू पार्टनर आता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए गुडविल होगी, गुडविल का अमाउंट जो होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में। फिर अब ये जो गुडविल हम राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसमें हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे पर ओल्ड रेशो में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। देन हमने सीखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर हम अपने बिजनेस की गुडविल की वैल्यू करते हैं तो किस तरह से हो सकती है। वैसे तो देखा जाए कोई एक एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं है कि हम बोलें कि इसी तरह से एक मतलब रिजिड फॉर्मूला बन गया कि ऐसे ही गुडविल को वैल्यू करना है। हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कुछ मेथड्स निकले हैं फॉर इट्स वैल्यूएशन, दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। टॉकिंग अबाउट द एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, इसमें क्या होता है, गुडविल को कैसे निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला। एवरेज या हम कह सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, ये है हमारा फॉर्मूला, प्रॉफिट फॉर ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। भाई एवरेज कर रहे हैं प्रॉफिट्स का, टोटल प्रॉफिट जितना है डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। इसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी कहते हैं। देन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, इट इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। हम इसमें देखते हैं कि आने वाले सालों में कितना फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि वो और प्रॉफिट अर्न करेगी ड्यू टू द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द फर्म आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉफिट दिए हैं बिजनेस के लास्ट 3 ईयर्स के, ये हैं 40, 50, 45,000। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हैं कि जो 40,000 का प्रॉफिट था उसमें एबनॉर्मल गेन था, मतलब नॉर्मल नहीं है ना, तो जो एबनॉर्मल आइटम्स है मीन्स कंटिन्यूसली नहीं होनी है, तो बेटर टू इग्नोर दैट। तो 40,000 में से एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 31 मार्च 2010 का हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है, 35,000। वैसे ही देखा जाए 31 मार्च 2011 का हमारा प्रॉफिट 50,000 था, उसमें से उन्होंने कहा कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था, मतलब हमेशा लॉस नहीं होगा, तो जो लॉस माइनस करा है इस प्रॉफिट में से हम ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा इसका, 60,000। ये क्या आ रहे हैं हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट्स को एडजस्टेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना इसमें। देन 45,000 में से क्या कहा कि उसमें एक्सक्लूड किया गया है 5,000 उस इंश्योरेंस प्रीमियम का जो फर्म की प्रॉपर्टी अब इंश्योर करी जाएगी, तो मतलब ये है कि ये एक्सपेंस होगा ही होगा आगे फ्यूचर में। तो क्या करेंगे, 31 मार्च 2012 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000, क्योंकि इस एक्सपेंस को अब कंसिडर हम करेंगे। तो गुडविल का अमाउंट निकाल के बताएं, तो गुडविल कैसे निकलेगी, पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स। ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, ये भी हमने एवरेज नहीं किया इनको, कितना आ जाएगा, 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं आपको दिए हैं, 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 45,000। तो अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हैं 2 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 45,000, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 2 से, दैट इज ₹90,000। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद हमने गुडविल सीखी थी, और भी ये थे आपको प्रॉफिट्स दिए थे, देन 3 ईयर्स परचेज के हिसाब से था, देन अगेन यहाँ पे थे, यह सब हमने कैलकुलेशन सीख रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या है, ये मेथड है, ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ये तभी एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ, ये मोस्टली कब हम अप्लाई करते हैं, जब राइजिंग ट्रेंड दिख रहा होता है हमें हमारे प्रॉफिट्स में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स की जगह क्या आ गए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। और वो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। और ये जो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, इट इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं हमारे 2008, 2009, अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस जल्दी जल्दी हमने रिवाइज करना है। देन आप पहले खुद वीडियो को पॉज करिए, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये ईयर, दिस इज
प्रॉफिट कितने हैं? 25,000, 35,000, 50,000, देन 55,000। उसके बाद हमने क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? हमें जो वेट्स दिए हैं दैट इज़ 1 2 3 4, ये दिए ना वेट्स दिए हमें ईयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 25,000, दैट इज़ 70,000, देन 1,50,000, देन 2,20,000। इसका टोटल कीजिए, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट, वो आ जाएगा ₹4,75,000। खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ही देखना मेरे साथ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन ठीक हो गया। ये आया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब हमने वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकालते हैं, हम देखा अभी हमने, दैट इज़ वेटेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? टोटल प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे विद द टोटल ऑफ वेट्स। टोटल कितना है हमारे वेट्स का? दैट इज 10। तो 4,75,000 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 10 से, तो आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट 47,500। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए हैं 3, तो आपका गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹1,42,500। दैट्स द आंसर। अब आपको ये सब चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है? ये भी एक प्रैक्टिस कर लिया हमने क्वेश्चन इस तरह का। देन होता है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट्स मेथड के अकॉर्डिंग हम गुडविल कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बोलो या वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बोलो, उसकी जगह पे क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट्स। और वो सुपर प्रॉफिट्स होते क्या है? जब बिजनेस अर्न करती है प्रॉफिट्स मोर देन व्हाट द अदर बिजनेस आर अर्निंग इन द सेम ट्रेड। मीन्स बिजनेस का जो नेचर है, जिसमें वो डीलिंग कर रहे हैं, दो बिजनेस हैं, वो सेम चीज़ों में डील कर रहे हैं, बट स्टिल एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो वो क्या है? मीन्स वो उनकी कुछ सुपीरियॉरिटी है ओवर दी अदर बिजनेस, और उसी सुपीरियॉरिटी को हम क्या बोलेंगे कि वो उसके क्या है? सुपर प्रॉफिट्स हैं। सुपर प्रॉफिट्स कैन बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब जितने नॉर्मल होने चाहिए। हम देखेंगे जिस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, सपोज एक्स बिजनेस है, वाई बिजनेस है, दोनों सेम डीलिंग मतलब सेम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, बट स्टिल वाई को कितना प्रॉफिट होता है? 20,000, और एक्स को होता है 15,000। तो एक्चुअल में देखा जाए नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने होने चाहिए थे? 15 होने चाहिए थे, बट वाई कितना कर रहा है? 20,000। सो दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है? तो जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स निकल जाएगा, तब इजीली हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट्स तो वही हो गए, एवरेज प्रॉफिट्स की तरह ही निकल जाएगा, और आपको क्वेश्चन में मोस्टली दिया रखा होगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा होगा कैपिटल, वो ही होता है। वैसे क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रखा होगा, नॉर्मल रेट भी। सिंपल आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हैं आपको, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिए रखा है, देन आपको फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कह रहे हैं गुडविल निकालो बेस्ड ऑन द 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है? तो गुडविल हमें पता है सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमें पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोल दो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम एवरेज प्रॉफिट्स पे निकाल लेंगे, दैट इज 7,000 प्लस 6,500 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो जब आप इसको निकालेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹7,000। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट किससे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू यू, दैट इज ₹40,000, मल्टीप्लाई बाय रेट करेंगे, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 100, वो कितना आ जाएगा? 480, ठीक है? सो दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट 480। प्लीज मेक अ करेक्शन, कैपिटल एम्प्लॉयड 40,000, सो दिस विल बी 4,800। तो जब आप 7,000 में से 4,800 माइनस करेंगे, यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ ₹2,200। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल नाउ, क्योंकि आपके पास सुपर प्रॉफिट्स हैं, दैट इज 2,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए आपको 3, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका गुडविल का? 6,600। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। देन लास्ट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम करते क्या है? गुडविल को दो वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम कैपिटलाइज करें अपने सुपर प्रॉफिट्स को, या फिर हम कैपिटलाइज करें अपने एवरेज प्रॉफिट्स को। ये फॉर्मूलाज होते हैं उसके लिए। गुडविल अगर सुपर प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट के साथ, सॉरी डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको ऐसे कर दो। ये सब हमने डिटेल में समझ रखे। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहीं से देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है जी? उसके बाद हमने रिजर्व्स का भी ट्रीटमेंट देखना होता है इन केस ऑफ एडमिशन
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। रिजर्व्स को क्या करेंगे, जो पुराने रिजर्व्स हमारी बैलेंस शीट में पड़े होंगे, वो भी क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स के होंगे न्यू पार्टनर के आने से पहले, तो वो सारे रिजर्व्स जो होंगे, हमने प्रॉफिट्स को जो रिटेन करके रखे होंगे, डिफरेंट रिजर्व्स को डिफरेंट फॉर्म्स में हम अपने रख लेते हैं, तो वो सब हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को देंगे तो उनका इनकम, जो उनका क्रेडिट सॉरी जो उनका कैपिटल बैलेंस होगा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और उनको ओल्ड रेशो में देंगे क्योंकि पहले वाली पार्टनरशिप की बात हो रही होगी। ठीक है, और ये सारी टर्म्स जो है मैंने आपको समझा रखे हैं इनके क्या मीनिंग होते हैं। देन इन केस ऑफ लॉसेस, अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, पार्टनर से हम उल्टा रिकवर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, उनसे लेना है तो कैपिटल कम होगा तो डेबिट, और लॉसेज जो होंगे वो बांट देंगे, लॉसेस खत्म हो जाएंगे। लॉस का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, जब लॉस खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, एंड दिस विल ऑल्सो बी इन ओल्ड रेशो। देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो हमारे हो गया एडमिशन। अब रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट क्या है, पार्टनर विड्रॉ हो रहा है बिजनेस से, छोड़ रहा है बिजनेस को, ये एग्जिट कर रहा है, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, ओल्ड एज हो गई है, बैड हेल्थ कंडीशन है, कुछ भी जो भी रीजन होगा जेन्युइन। देन रिटायरिंग पार्टनर को ही हम और आउटगोइंग पार्टनर भी बोलेंगे, और वो रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, या फिर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जैसा मेंशन कर रखा होगा। इसमें भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, वही सेम, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, रिवैल्यूएशन होगी और ट्रांसफर करेंगे रिजर्व्स, और एडजस्टमेंट होगी गुडविल की, और इसमें न्यू रेशियो की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल का केस क्या होगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। यहाँ पे होता क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को राइट है कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाए। एडमिशन के केस में क्या था, न्यू पार्टनर आ रहा था तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने साथ गुडविल का शेयर लेके आए, बट अब पुराना पार्टनर है जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली ही शुड बी इंटाइटल्ड फॉर दैट अमाउंट ऑफ गुडविल, उसको वो गुडविल का शेयर मिलना चाहिए, वो अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, पहला डिफरेंस एडमिशन और रिटायरमेंट में। देन और जो प्रोसीजर रहेगा गुडविल का कैलकुलेट करने का वो सेम रहेगा एज इन केस ऑफ एडमिशन, वही एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। देन जो गुडविल ऑलरेडी अपेयर हो रही होगी, इसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो सारे पार्टनर्स को क्या करेंगे, उससे हम डेबिट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुडविल पुराने पार्टनर्स के पास्ट एफर्ट्स का रिजल्ट है, तो उन्होंने उसका बेनिफिट ले लिया होता है, तो फर्म में क्या है कि वो बेनिफिट खत्म हो गया, गुडविल को खत्म कर दो, तो वो पार्टनर से वो बेनिफिट ले लेते हैं दोबारा कि खत्म हो गया, उतने से लेस कर देंगे, पार्टनर का कैपिटल कम होगा तो डेबिट, और गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वहां से हमारी गुडविल अब खत्म हो रही है इन ओल्ड रेशो। जो सारे सेटलमेंट हो रहे हैं पार्टनर्स के आने से पहले वो ओल्ड रेशो में ही हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको उसके गुडविल का शेयर दे देंगे, क्योंकि वो जा रहा है, तो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब क्योंकि वो जा रहा है, अब उसने बिजनेस में रहना नहीं है, बट एटलीस्ट वो अपने जो उसने कंट्रीब्यूट करा है उसका कुछ हिस्सा तो लेके जाए, तो वो क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स उसको देंगे। गेनिंग पार्टनर्स बोल लो क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, हेंस उनको हम गेनिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। तो पुराने पार्टनर्स अब रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देंगे गुडविल का, तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा तो डेबिट, और जाने वाला पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है, और इसको किस में करेंगे, गेनिंग रेशो में, क्योंकि अब पुराने पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो गेन कर रहे हैं कुछ, इसीलिए उसको उसका शेयर दे रहे हैं, इसीलिए गेनिंग रेशो में ही करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वही सेम हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या होगा, सब पार्टनर्स को नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को देंगे जो उसका शेयर होगा। प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट को खत्म करके उसके शेयर का जो होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे डेबिट, ये सब रिजर्व्स उसको डेबिट कर देंगे, और पुराने पार्ट और रिटायरिंग पार्टनर को दे देंगे, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, और किस में देंगे, ओल्ड रेशो में देंगे, और रिवर्सल हो जाएगा इन केस ऑफ लॉसेस। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी होगी क्वेश्चन में, याद करना, सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तब हम क्या मानते हैं कि ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट का पढ़ लिया, डेथ के केस में क्या होगा, अब क्योंकि पार्टनर की तो डेथ हो गई है, तो उसका जो शेयर होगा वो किसको देंगे, उनको देंगे, उनके जो लीगल हायर्स होंगे, उनके एग्जीक्यूटर्स होंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा, उनको अमाउंट जो ड्यू होगा लीगल हायर्स को देना होगा डिसीज पार्टनर के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, लाइक इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर की तरह ही अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो सारी सेटलमेंट करी जाएगी, उनके साथ सारा कुछ दिया जाएगा, गुडविल का शेयर, रिजर्व्स का, प्रॉफिट्स का, सब कुछ। ठीक है, इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं सब कुछ किसके लिए, सब कुछ अब सबके लिए कौन एंटाइटल्ड है, डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव, और डिसीज पार्टनर को मिलेगा क्या क्या, उसका कैपिटल का अमाउंट वापस मिल जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट्स अप टू डेथ होगा, याद करना, याद रखना अप टू डेथ होगा, क्योंकि डेथ के बाद
हो सकता है इन द मिडल ऑफ द ईयर। ऐसे तो हम पार्टनरशिप फॉर्म का सब कुछ रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे, अकाउंटिंग ईयर, बट साल के बीच में ही डेथ होगी तो जब तक उसकी डेथ हुई है उधर तक का जो शेयर होगा वो हम उस पार्टनर को दे देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तब तक का देंगे जब तक उसकी टिल द डेट ऑफ डेथ शेयर ऑफ गुडविल भी दे देंगे। और जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट शेयर की जो हमने डिसीज्ड पार्टनर को देनी होगी। अब प्रॉफिट का शेयर देना है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट, और उसको देगा कौन, वही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे, तो करेंगे डेबिट। और कई बार हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं आगे भी देखते हैं, मैंने बताया था आपको। जर्नल एंट्री फॉर डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, पहले क्या होगा, सबसे पहले अब हमें पता है डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ होगी उसको हमने पैसा देना है तो उसके कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या मानते हैं, अभी क्योंकि होता क्या है, साल खत्म नहीं हुआ ना, अकाउंटिंग ईयर खत्म नहीं होगा, बीच में डेथ हो गई, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा नहीं लिख सकते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चीज़ें डालते हैं जो हमें लॉस हो रहा होता है या हम पेमेंट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे अभी क्योंकि एक्चुअल में वो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं हुआ तो वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, साथ में सस्पेंस लिख देते हैं। तो लेटर ऑन क्या करते हैं, यही सस्पेंस अकाउंट को हम खत्म कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब हुआ, जो पार्टनर्स अब गेन कर रहे हैं उस डिसीज पार्टनर की वजह से, क्योंकि डिसीज पार्टनर का शेयर भी पुराने पार्टनर्स में चला गया, तो अब उन पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे कि उनके कैपिटल से हम रिकवर कर लेंगे। तो उनको डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर दिया। तो इन द एंड एंट्री क्या हुई, यहाँ पे भी ये खत्म, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस खत्म। तो गेनिंग पार्टनर्स को हमने करा है डेबिट और डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करा है क्रेडिट। तो यही एंट्री हुई है। तो कई बार क्वेश्चन में ये वाली एंट्री लिखी होती है, तभी मैंने यहाँ पे करा, और कई बार ये लिखी होगी। देखो, या तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर होगी या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन हमने पढ़ा था डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाएंगे हम। बाकी पार्टनर्स के तो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट एज इट इज बनता है, बट डिसीज के केस में डिफरेंस क्या होगा, मेन ये यहाँ पे जो उसका डिफरेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से, इसका आप याद रखना बस। मेन वो पूछ सकते हैं कि जो डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑब्वियसली डिसीज पार्टनर का पूछ रहे हैं तो डेथ ही हुई है। अब क्या होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, ऐसे जो भी डिफरेंस होते हैं बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, बट इसका डिफरेंस जाएगा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना पक्का, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डिफरेंस जाएगा, क्योंकि फर्दर आगे अब हमने उन्हीं को पेमेंट करनी है। डिसीज पार्टनर तो रहा नहीं, तो पैसों की सेटलमेंट अब इनके साथ होगी फर्दर, इसलिए इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे भी द अकाउंट टू विच द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, ये पूछ सकते हैं वही अकाउंट जिसमें डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा, वो अकाउंट क्या होगा, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बोलो या सिंपल डिसीज्ड एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलो, ठीक है। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि वो गेन कर रहे हैं, और डिसीज पार्टनर जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये किस में होगा, गेनिंग रेशो में होगा। देन ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर को अब उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है ना, और पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक देना है, मैंने आपको बताया अप टू डेथ, जब तक उसकी डेथ नहीं है उस डेट तक ही उसको उसका इंटरेस्ट का शेयर मिलेगा, टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपनिंग डे ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। तो अगर मान लें कि ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी को 1 लाख था, किसका, डिसीज्ड पार्टनर का, और वो डाई हो गया, डेथ हो गई उसकी 30 जून को, तो मतलब क्या हुआ, उसने सिर्फ और सिर्फ फॉर 6 मंथ्स काम किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, सो दैट विल बी 5,000। ओके, चलिए फिर हमने पढ़ा कि कैलकुलेशन किस तरह करेंगे डिसीज पार्टनर के शेयर इन प्रॉफिट्स। हमने ये सीख लिया, बता दिया कि जो डिफरेंस होगा वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कैसे निकलेगा। फिर जो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उसको डिफरेंट बेसिस होते हैं निकालने के लिए, या तो सेल्स बेसिस पे करते हैं या फिर टाइम बेसिस पे करते हैं। पहली बात की जाए सेल बेसिस पे क्या होता है, इसमें शेयर को किस तरह सर्टन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल्स और लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लास्ट ईयर सेल से डिवाइड कर दो, वो हमारी पहले निकालते हैं। ये स्टेप्स हैं, अब आपको ऐसे ही एज इट इज पढ़ने होंगे कि पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। पर एक बात बोलूँ, मुझे लगता है, बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जेकेएसएसबी वो कैसे क्वेश्चंस डालती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इतने आपको कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ऐसा कि बताओ अब इससे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये सब क्या है। मेरी ड्यूटी है मैं आपको पूरा कवर करवाऊँ सिलेबस, बाकी मैं आपको कह रही हूँ कि बेसिक ही आएगा। जनरल पूछ लेंगे कि इस पार्टनर का क्या मीनिंग है, या रेशियोज निकालना आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, इतना डीप में नहीं आएगा, बट अपने सेफ एंड पे हमें सब कुछ करके जाना है, ठीक है। अब क्या होता है, पहले हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है, क्योंकि हमारे पास करंट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज तो होगी नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि अभी साल के बीच में ही पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं वही हम देख रहे हैं। अब क्योंकि इसमें हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट का शेयर, यूजिंग लास्ट ईयर सेल्स और लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है।
उस बेसिस पे निकालते हैं तो पहले उनकी हमें परसेंटेज चाहिए होती है। लास्ट ईयर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स। फिर क्या करते हैं, एस्टिमेट प्रॉफिट निकालते हैं करंट ईयर का टू डेट ऑफ डेथ। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करंट ईयर की सेल निकालेंगे अप टू डेट ऑफ डेथ। हम देखेंगे कि अभी जब सपोज 30 जून को डेथ हुई है और 1 जैन स्टार्टिंग थी, 1 जैन से 30 जून तक पहले हम देखेंगे हमारी कितनी सेल हुई है, दैट इज द करंट ईयर सेल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करी होगी। इससे हमारी करंट ईयर की क्या आ जाएगी, प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा। फिर हमें पता लगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना तो होगा, फिर उसी से हम क्या करेंगे, वही जो प्रॉफिट निकाला होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डिसीज्ड पार्टनर की रेशो के साथ। उससे क्या आ जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक हमारा हो गया बेसिस ऑन सेल्स और टर्नओवर, या क्या होता है, इस पे हमने क्वेश्चन भी कर रखा है, आप चाहते हो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसको भी। देन ऑन टाइम बेसिस पे क्या होता है, दो अप्रोचेस होती हैं, या तो लास्ट ईयर प्रॉफिट को कंसिडर करके कर लो, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। लास्ट ईयर प्रॉफिट में क्या होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से और डिसीज्ड पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, बस लास्ट ईयर की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इस पे भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा था, ये भी आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर पे, सेम रिपीट ही होगा। ओके, चलिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दिए थे आपको, सब कुछ एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अब टाइम भी है आपके पास तो बेटर है सब कुछ अच्छे से आपका हो जाए अब। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एट लास्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला था, दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म की डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन से डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अग्रीमेंट चेंज होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए हमारी फॉर्म का या पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप ही खत्म हो जाए। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से मतलब यही होता है ना कि इसमें सारे पार्टनर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ऑल पार्टनर्स। तो ऑब्वियसली इसका यही होगा कि सारे पार्टनर्स ही अब डिसॉल्व, मतलब उनका काम ही खत्म हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है हमारी फॉर्म की, पूरी बंद हो रही है। तो इसमें क्या होगा, पूरी एंटायर फॉर्म क्या होगी, सीजेस टू एग्जिस्ट और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप का। बट ये जो होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट कैन बी ड्यू टू एडमिशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आए, रिटायरमेंट है या फिर डेथ है। तो ये सारे इवेंट्स कब होंगे, जब हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है एग्जिस्टिंग फॉर्म की। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूछें किस वजह से होती है, सो दैट इज ड्यू टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, हमारा पूरा फॉर्म काम करना बंद कर देता है, फॉर्म स्टॉप टू कैरी ऑन दी बिजनेस। ठीक है, अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने वही बताया कि इसमें रिलेशनशिप जो होता है उसमें बस चेंज आता है, बट इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। ये इफेक्ट नहीं करता है बिजनेस की कंटिन्यूएशन को, बिजनेस चलता रहता है जैसे पहले चल रहा था, बस उसमें थोड़ी चेंजेस आ जाती हैं, कुछ न्यू पार्टनर होंगे, रेशो चेंज होंगी, कोई रिटायर हो गया होगा, किसी की डेथ हो गई होगी, कुछ भी केस हो सकता है। बट टॉकिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसमें आगे काम होता ही नहीं है, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं होगी। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करा जाता है, रीवैल्यू करा जाता है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, मतलब उनकी सेटलमेंट बोलो या सेल बोलो, एसेट को बेच दिया जाता है और लायबिलिटीज को सेटल कर दिया जाता है, पे ऑफ कर दिया जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। पूछें आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, तो बोलना है एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइज होती हैं, बट यहाँ पे रीवैल्यू की जाती हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शनल होती है और ये कभी कभी मैंडेटरी भी हो सकती है, क्या पता उनको कोर्ट से नोटिस आ जाए या खुद पार्टनरशिप जाते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाती है, बट यहाँ पे ऑप्शनल होती है कि हम चेंज करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप में कुछ, क्या नहीं। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं होता, इसमें पूरा क्लोजर हो जाता है बुक्स का, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना जाता है क्योंकि अकाउंट्स को हम रिवैल्यू करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को, और इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम उनको रियलाइज करते हैं। देन इसमें कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, बट देयर द कोर्ट में इंटरफेयर, क्यों, क्योंकि वो कभी कभी मैंडेटरी बन जाता है। वही बात है कि रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो विदाउट द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, जब इंटरफेरेंस नहीं होगा कोर्ट का, क्या हो सकता है अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप कंपलसरी हो जाता है, कुछ ऐसी वहाँ पे सिचुएशन बन जाती है हमारी फॉर्म में, या डिसोल्यूशन होती है, कोई कंटिजेंसी इस तरह आ गई है कुछ अब, या फिर हमारी एट विल हो, टाइम पीरियड खत्म होगा। और जब कोर्ट का बोलता है कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का, या फिर लगता है किसी ने मिसकंडक्ट कर दिया, या फिर आप अपना पूरा शेयर थर्ड पार्टी को दे देते हो बिना किसी को बताए, तो उस केस में भी कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि आपके अग्रीमेंट में ऐसा लिखा ही नहीं होगा। देन अगर कोर्ट को लगता है कि ये बिजनेस आगे फर्दर अब नहीं कंटिन्यू हो सकता है, इसको सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न, तो दो रीज़न हो सकते हैं मेन, या फॉर्म बंद होने के, या तो हम खुद करें या फिर हमारा कोर्ट से ऑर्डर आता है। देन अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म डिसॉल्व होती है इसमें मैंने आपको बताया कि सारे अकाउंट्स क्या होंगे, क्लोज होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो भी एसेट्स होंगे उनको हम बेच देंगे, अब उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, काम ही नहीं, तो उससे अच्छा बेटर है उनको सेल कर दो। और जो लाइबिलिटीज़ होंगी हमारी क्या होंगी, पे होंगी। दिस इज हाउ द अकाउंट्स ऑफ firm are to be closed in case of dissolution of partnership firm. Again I am saying dissolution of partnership firm. तो याद रखना dissolution of partnership firm के केस में क्या होगा, हमारे assets को रियलाइज कर दिया जाएगा, मतलब सेल कर देंगे उनकी, और हमारी liabilities को
पे कर देंगे, रीपेड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई सरप्लस इन दी एंड रहता है तब वो हम पार्टनर्स को देंगे, ठीक है। और इस पर्पस के लिए हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है ये 3 चीज़ें तो बनती ही बनती हैं। ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट, बट अभी तक हम बना रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ वाला केस था, उसमें पूरा बंद नहीं हो रहा था, कुछ रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। बट हियर वी आर रियलाइजिंग दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा इन प्लेस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी पार्टनर्स अकाउंट जैसे बनता आता था, और एक एडिशनल अकाउंट बनेगा यहाँ पे, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। बाकी गुडविल का भी ट्रीटमेंट होगा, ये सब भी देखेंगे। बट मेन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक मेन डिफरेंस ये भी यहाँ निकल आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, सिर्फ नहीं मतलब और भी अकाउंट्स हैं, आई एम जस्ट कंपेयरिंग द रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज द मेजर डिफरेंस जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, अब देख लेते हैं। बात तो कर रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहिए, बट है क्या, वही मैंने बताया कि इसमें एसेट्स को हम बेच देंगे। लाइक इन द केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हम एसेट्स को रिवैल्यू करते थे और लाइबिलिटीज़ को करते थे। बट इन दिस केस हमने क्या करना है, रियलाइजेशन कर देनी है अपने एसेट्स की। दैट मीन्स हमने अपने एसेट को बेच देना है और अपनी लाइबिलिटीज़ को रीपे कर देना है। अब वही बात, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। किसकी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इस अकाउंट में क्या होगा, हम क्या क्या डेबिट करेंगे, सारी एसेट्स जो उनकी बुक वैल्यूज पे होंगे, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक के लिए जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश और बैंक की एंट्री नहीं होगी। बाकी सारे एसेट जो होंगे उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले आएंगे। अभी देख लेंगे दोबारा, बस जस्ट अभी सुनते जाइए, बाकी आपको ये चीज़ें अब आती होंगी, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के सारी लाइबिलिटीज आएंगी, एक्सेप्ट दी पार्टनर्स लोन, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व्स, क्योंकि इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। और क्यों, वैसे रीज़न क्या है कि क्यों हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एसेट्स को लिखेंगे। और देखिए वैसे भी हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे एसेट्स लिखते हैं। तो आप इसको नहीं तो वरना ऐसे समझ सकते हैं कि क्रॉस हो जाएंगे, मतलब एसेट्स चले जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे और एसेट्स चले जाएंगे और लाइबिलिटीज चली जाएंगी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे। या अगर लॉजिक से समझना, खुद देखिए, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसको हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे डाल रहे हैं। मतलब अब बैलेंस शीट को खत्म कर रहे हैं, सारी चीज़ें रियलाइजेशन में पोस्ट करके उनको सेटल कर देंगे। तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन पे आ जाएंगे एसेट्स और क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में आ जाएंगे सारी लाइबिलिटीज। और याद रखना उनकी बुक वैल्यू पे आएंगे, क्योंकि एज इट इज़ हम बैलेंस शीट से उठा के ही यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ओके ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, देन डेबिटेड विद द अमाउंट पेड ऑफ फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पहले क्या है, पहले सिंपल एज इट इज उनको बैलेंस शीट से नोट डाउन कर लो, डेबिट साइड पे एसेट्स डाल दो, क्रेडिट साइड पे इनकम्स डाल दो। फिर बाद में हमें पता है क्या करना है, हमने एसेट्स को सेल करना है। तो सेल करने के लिए फिर क्या होगा, इसका नेचर कैसे शिफ्ट हो जाएगा, इसका नेचर बन जाएगा नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड पे कर दो, जो भी एसेट बेचोगे पैसा आएगा तो उसको कहाँ पे करो, क्रेडिट साइड पे करो। और जो आप पैसा पे करोगे लाइबिलिटीज़ के लिए उसको डेबिट साइड पे करो, क्योंकि वो आपका खर्चा बन जाएगा। डेबिटेड विद द अमाउंट पेड ऑफ फॉर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए आपने अमाउंट पे करा उसके लिए रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। जब अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लाइक अगर आपको लैंड बेचनी है तो उसके लिए कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी हमें पे करनी पड़ती है, सो दैट कैन बी ट्रीटेड एज द रियलाइजेशन एक्सपेंस। और क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल मतलब सेल। जब हम अपना एसेट बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, अ काइंड ऑफ इनकम फॉर अस। तो उसको क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। तो नॉमिनल में यही होता है कि क्रेडिट साइड पे क्या आती है, इनकम्स आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। जैसे जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वहाँ पे भी या तो प्रॉफिट आता था या तो लॉस आता था। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में या तो आपको प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, ठीक है। उसको भी फर्दर क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लाइक इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें भी करते क्या थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता था या लॉस आता था उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, किसमें, इन दी ओल्ड रेशो। सिमिलरली यहाँ पे भी जो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इन कैपिटल अकाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव ओल्ड रेशो। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा फॉर्मेट देखा था हमने फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बता दिया पहले कि स्टार्टिंग में बैलेंस शीट से सारे एसेट्स यहाँ पे ले आए आप डेबिट साइड पे, और सारी लाइबिलिटीज ले आए आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। फिर जो आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी मतलब आपका एक्सपेंस हुआ, तो आप उसको सारों को रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिख दो। तो कैसे लिखोगे, टू कैश करके, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्यों, क्योंकि जब आप खर्चा करोगे तो आपका कैश जाएगा ना, तो कैश को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। डेबिट किसको कर दोगे आप, रियलाइजेशन
अकाउंट को, ठीक है। अब हमने रियलाइजेशन को क्यों डेबिट करा, मैंने आपको बताया था, ऐसे जनरल हम बोलते हैं लाइबिलिटी को पे करते हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होती तो डेबिट, और कैश को क्रेडिट करते। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, वीडियो को स्लो कर लीजिए। उसके बाद जब हमने लाइबिलिटी को पे किया, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट आपको पता है कि अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और फर्दर हमने अपने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को कंटिन्यू नहीं करना है। सो बेटर नॉट टू रिकॉर्ड दिस, लाइबिलिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है। तभी हम यहाँ पे रियलाइजेशन लिखेंगे और एसेट की जगह भी हम रियलाइजेशन ही लिखेंगे। इसीलिए जब हमने लाइबिलिटी को पे करा तो हमने एंट्री करी रियलाइजेशन टू कैश, और रियलाइजेशन को हमने डेबिट करा है तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे ही आएगा, बट नाम आया ऑपोजिट का, दैट इज टू कैश। तो हर एक चीज़ लॉजिक से समझो, बार बार बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये यहाँ तक हो गया हमारा। देन ये देखो, ये लाइबिलिटी भी आ गई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद कैश, जब हम एसेट को अपने बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, एसेट हमारा चला गया, बट मैंने आपको बोला एसेट नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। तो हमने रियलाइजेशन को करा क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट साइड आया, बट नाम आएगा ऑपोजिट का। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको फॉर्मेट अच्छे से पता हो कि कौन सी साइड पे कौन सी चीज़ आने वाली है, क्योंकि ऐसे पूछ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, तो आपको पता होगा कि सेल ऑफ एसेट्स के टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हर एक चीज़ का लॉजिक समझ के जाइए, बार बार कह रही हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब क्या हो सकता है, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जो पार्टनर्स पे करेंगे, डायरेक्टली फर्म से पे नहीं होंगे, पार्टनर्स पे करेंगे। तो पार्टनर्स जब पे करेंगे तो क्या एंट्री हुई होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि फर्म को पे करना चाहिए था वो लाइबिलिटी का पेमेंट, पर पार्टनर ने पे करा, मतलब पार्टनर अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी बन गई फर्म के लिए, क्रेडिटर टाइप्स हो गए, तो बढ़ गया तो क्रेडिट करा, पार्टनर्स को क्रेडिट करा। बट यहाँ पे हम रियलाइजेशन का अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड पे क्या आएगा, इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंस वी राइट दी ऑपोजिट नेम, तो यहाँ पे आएगा। और अगर किसी पार्टनर ने एसेट लिया है तब एंट्री क्या होगी, एसेट बिजनेस का खत्म हो गया, एसेट की जगह हमें पता है अब हमने क्या लिखना है, रियलाइजेशन लिखना है, खत्म हुआ तो क्रेडिट करा यहाँ पे, और पार्टनर्स ने ले लिया वो एसेट, तो पार्टनर्स हमारे लिए क्या बन गए, डेटर बन गए, क्योंकि वो हमारा एसेट ले गए, तो पार्टनर्स के अकाउंट को करा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, तो क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन की क्या आएगा, नाम ऑपोजिट का, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन इन दी एंड बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ईदर प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर है, तो मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ दोबारा आपको, कि हर एक चीज़ लॉजिक से समझा पाऊँ, और माइंड में आपको भी अब ट्राई करना है कि रिटेन करके रखना है उसको टिल दी एग्जाम। वैसे एग्जाम के लिए क्या, आई एम ट्राइंग कि आपको इस तरह से समझ आए कि लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। अब कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में अकाउंटिंग एंट्रीज करी थी, अकाउंट के थ्रू ही हमें एंट्रीज बनाना आ गई थी, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट को, आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकते हैं, ध्यान से सुने। जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में, अकाउंट में देखिए, खुद सोचिए, रियलाइजेशन में मैंने आपको बोला कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड ही जाएंगे जब हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि ट्रांसफर करते टाइम ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, रियलाइजेशन को क्या करेंगे, हम आंसर दे देंगे डेबिट करेंगे, और एंट्री क्या हुई होगी, अब हमें पता है रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिखा है, तो एंट्री विल बी, हमने रियलाइजेशन को करा डेबिट, मतलब अंदर वाला हुआ होगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और हमें पता है उनको बुक वैल्यूज़ पे ही लिखना है। वैसे ही जब हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको हमने क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करा, मतलब अंदर का डेबिट हो रहा है अकाउंट रीड करते टाइम, और ये क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हुई होगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हियर इट इज़, ओके क्लियर है, और ये भी होगा बुक वैल्यू पे। और फिर जब एसेट को बेच देंगे, दो हो सकते हैं, एसेट को रियलाइज़ कर रहे हैं ना, दो तरीके होंगे, या तो उसको हम खुद बेच देंगे या फिर कोई पार्टनर ले जाएगा। जब एसेट को सेल कर रहे हैं तो एंट्री मैंने आपको बताई कैश टू रियलाइजेशन, और जब कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सारी एंट्रीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी। फिर यही फॉर्मेट के थ्रू ही हो गया कि डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जो हमारे पहले से लॉस होंगे उनको कैसे सेटल करेंगे, पहले ट्राई करेंगे अपने प्रॉफिट्स जो हैं उधर से सेटल कर दो, नहीं होते फिर कैपिटल से करो, फिर भी नहीं होते तो फिर क्या करो, पार्टनर से करो उनकी शेयरिंग रेशो में, ठीक है। और एसेट्स को कैसे ट्रीट करेंगे हम, पहले सबसे पहले मतलब जो अब एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं कैसे करेंगे, एक सीक्वेंस बना ली, सबसे पहले थर्ड पार्टी को जो जो देना है वो दे दो, फिर पेमेंट करो पार्टनर के लोन की, फिर पार्टनर्स के अमाउंट ऑफ कैपिटल को दे दो, फिर स्टिल कोई बैलेंस बचता है, सरप्लस बचता है, फिर उनको प्रॉफिट्स के फॉर्म में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, ठीक है। फिर प्रोसीजर क्या है, वही सेम रिपीट ही हो रहा है, पहले एसेट्स को रियलाइज करो के पैसे आएंगे, वो जो पैसे आएंगे उससे पहले सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दो, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो इनकर किए हैं उसकी पेमेंट करो, फिर अपने थर्ड पार्टीज आउटसाइडर्स को पेमेंट कर दो, फिर वैसा बचता है जो पार्टनर्स ने जो लोन दिया है फॉर्म को, फिर उसकी रीपेमेंट करो, फिर इन दी एंड जो बैलेंस बचेगा फिर वो पार्टनर्स में बांट दो, जो बैलेंस बचेगा या जो एसेट्स भी
बच जाएंगे उनको भी बांट दो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन बनता है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, हमने देख लिया, और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम पे, ठीक है। फिर इसमें प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और इसमें जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यहाँ पे क्या है, ओल्ड है और यहाँ पे ऑल है, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर्स चले जाएंगे अब। देन रिपीटिशन, ये अकाउंट क्या कहते हैं, कभी भी हम रिपीट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कभी हम चाहें तो रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने बिजनेस फॉर्म को, बट डिसोल्यूशन क्या होगी, वन टाइम होगी, एक ही बार होगा कि पूरी फॉर्म बंद हो गई। क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे क्या होते हैं, अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं, बट यहाँ पे अकाउंट्स पूरे क्लोज हो जाते हैं। देन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बात करें कि कैसे कैसे होगा। पहले उनके कैपिटल अकाउंट को किस चीज़ से क्रेडिट करेंगे, एक तो जो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट आएगा, कोई लाइबिलिटी अज्यूम करी। अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होगा, अगर हमने कोई एसेट बेचा तो यहाँ पे आएगा बाय कैश, पर कई बार क्या होगा, एसेट हम बेचेंगे नहीं, वो पार्टनर ले जाएगा, तब क्या आएगा यहाँ पे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पे टू कैश आएगा अगर हमने लाइबिलिटी पे की होगी, और यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा कि जब हमने लाइबिलिटी डायरेक्टली कैश में पे नहीं करी, पार्टनर्स ने पे करी, मतलब इट इज़ अज्यूम्ड बाय द पार्टनर। लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द पार्टनर का मतलब होता है लाइबिलिटी पे करी। तो यहाँ पे एंट्री क्या कर रहे थे हम, देखा जाए तो रीड करें तो अंदर की चीज़ क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन को डेबिट किया। तो वही कह रहे हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किससे, लाइबिलिटी अज्यूम्ड से। क्लियर हुआ आपको, ओके। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, हमें पता है कैपिटल से प्रॉफिट, हमें पता है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा ही इन दी एंड, तो उसको क्रेडिट ही करेंगे। डेबिट किससे करेंगे, लॉस से करेंगे। कोई एसेट ले लिया, अब एसेट की बात कर लो, फिर से वही बात, एसेट हमने बेचा तो कैश आएगा क्रेडिट साइड पे, डायरेक्टली बेच दिया, या फिर अगर कोई पार्टनर ले गया तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बट ये अंदर पार्टनर हो क्या रहा है, कैपिटल, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही हो रहा है, और ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड पे है। सो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट ही कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब वो एसेट लेके जा रहे हैं, एसेट टेकन ओवर। इस चीज़ को आपने ध्यान करना, आपको ऐसे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, व्हेन एनी एसेट इज taken over by partner, then his account should be, फिर पूछ सकते हैं क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे या जो भी ऑप्शंस दिए होंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाता है तो उसके अकाउंट को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। क्लियर है, तो बस चीज़ों को सुनते जाएं। देन हम क्या करेंगे, कोई डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट को, उसको भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। कोई पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, मतलब लॉस ही हुआ एक तरह से, तो उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और इसका जो बैलेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट में। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जनरली जब हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम कैरी डाउन करके लिखते हैं, क्योंकि फर्दर उसको हमने बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। बट अब खुद सोचिए, यहाँ पे कैरी डाउन लिखने का फ़ायदा है क्योंकि बैलेंस शीट ही नहीं बनानी आगे, तो कैरी डाउन भी नहीं लिखना चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, कि अगर लेना बनता होगा पार्टनर्स से तो वो सेटल कर देंगे, अगर देना बनता होगा तो वो सेटल कर देंगे, इन दी एंड कैश में ही करेंगे। सो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसा पूछ सकते हैं, क्या होगा क्वेश्चन, इन द केस of dissolution of partnership firm, the balance of capital account of partners is transferred to डैश। अब आपको ऑप्शन दे देंगे, बैलेंस शीट में दे देंगे, कोई भी अदर ऑप्शन जैसे पी&एल अकाउंट दे देंगे, देन आपको बोल देंगे कैश अकाउंट एंड नन ऑफ दीज। तो आपके आंसर करके आएंगे टिक, दैट इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में उनका बैलेंस जाएगा जब हमारी फॉर्म डिजॉल्व हो रही होगी। क्लियर है, चलिए उसके बाद अगर अमाउंट रिकवरेबल है पार्टनर से, देखिए ये हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना तो आपको पता ना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, ठीक है। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होगा, वो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। डिफरेंस अब हमें पता है, पार्टनरशिप फॉर्म जब डिसॉल्व होएगी हमारी तब हमने कैश लिखना है बैलेंसिंग फिगर। अब क्योंकि देखो आप खुद, उन्होंने बोला अगर आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे डिफरेंस आया तो क्या हुआ होगा, डेबिट साइड का मतलब कैपिटल आपका कम, और क्रेडिट साइड का मतलब क्रेडिट कैपिटल आपका ज़्यादा, कम कैपिटल कम। इसमें क्या मतलब हुआ, अब आपका कैपिटल नेगेटिव में चला गया ना जब डेबिट बैलेंस आया। इसका क्या मतलब हुआ, उल्टा आपने फर्म को पैसे देने हैं। सो इफ द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर, तब एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट
हुआ है। देन अगर बात करी जाए कि अमाउंट पेएबल है टू द पार्टनर, फर्म को पे करना है पार्टनर को, तो हमें पता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ क्रेडिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी होगी तभी यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना, बट यहाँ पे कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, अंदर कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या तो ऐसे समझ लें या तो सिंपल याद रखें, अगर अमाउंट हमारा रिकवरेबल है पार्टनर्स से, हमने पार्टनर से पैसा लेना है, मीन्स पार्टनर्स हमारे क्या होंगे, डेटर होंगे। अब जब रिकवरेबल है उनसे पैसा ले लिया तो क्या हुआ, हमारे डेटर्स कम हो गए, कम हुए तो क्रेडिट, ऐसे लॉजिक से याद कर लो, नहीं तो पैसे आ गए। और यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट पेएबल है टू द पार्टनर, हमने पार्टनर्स को पैसे देने हैं, मतलब पार्टनर्स कभी ना कभी हमारे क्रेडिटर्स टाइप रह चुके होंगे, तो क्रेडिटर्स कम हुए, लाइबिलिटी कम हुई तो क्रेडिट, और हमने पैसा पे करा, कैश एसेट कम हुआ तो क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट बोलना था मुझे, सॉरी। ठीक है, आगे समझ, ओके। देन एट लास्ट कैश एंड बैंक अकाउंट बन जाता है, वही जो सारी ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट से भी आ जाएंगी, ऐसे भी हमारा जो ओपनिंग क्लोजिंग कैश होगा उस हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, कैश हमारे अकाउंट में आ जाएंगी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और ये अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे आफ्टर द फाइनल पेमेंट, सारे अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करके, जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा तभी पेमेंट करेंगे, एंड आफ्टर रिसीविंग कैश फ्रॉम द पार्टनर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, ऑब्वियसली जब डेबिट बैलेंस होगा हमारे कैपिटल का, मतलब हमने उल्टा देना है फर्म को, सो वो भी हम रिकवर कर लेंगे और कैश में डाल देंगे। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, जो फर्म ने पे करना है वो पे कर देगा बस, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो हम एक्सपेंसेस डायरेक्टली फर्म पे करेगी, तो मैंने आपको बताया एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया, और यहाँ पे अगर पे करा पार्टनर ने करा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी बन जाएगी, फर्म के लिए बढ़ेगी तो क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट करा तो रियलाइजेशन को डेबिट, और जब पार्टनर्स खुद बेयर करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस तो उनके कैपिटल को कम करेंगे तो डेबिट होगा, और पार्टनर्स पे कर रहे हैं खुद तो कैश भी कम हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैश अकाउंट। देन जो जनरल रिजर्व्स होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो पड़े होंगे पहले से हमारी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, उनको भी खत्म करेंगे, उनको भी तो खत्म करना है क्योंकि अब पूरी बिजनेस हमारा पूरा फर्म बंद हो रहा है, तो प्रॉफिट्स भी जो पड़े होंगे उनको भी तो खत्म कर देंगे। तो कैसे होंगे, प्रॉफिट का जनरली होता है क्रेडिट बैलेंस व्हेन दे इंक्रीज, बट जब प्रॉफिट्स को खत्म कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये सारे प्रॉफिट्स की फॉर्म है, कुछ रिटेन अर्निंग्स की फॉर्म में है, कुछ फंड्स की फॉर्म में, सो कम करेंगे तो डेबिट, और किसको दे देंगे, सारे पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस, लॉस हुआ तो पार्टनर से उल्टा हम रिकवर करेंगे, उनके कैपिटल को कम करेंगे तो डेबिट होगा, और सारे लॉसेस खत्म हो जाएंगे। लॉसेस का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस कम हुआ तो मतलब खत्म कर दिया तो क्रेडिट। ओके, देन उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब हमारी फर्म बंद हो रही है उस टाइम पे पार्टनर्स के लोन का क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब वही लोन जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। अगर फर्म पार्टनर्स को लोन दे रही है कैश में तो क्या होगा, पार्टनर्स के लोन लाइबिलिटी थी फर्म के लिए, अब वो कम हो गई तो डेबिट हुआ, और कैश दे दिया तो कैश कम हुआ तो क्रेडिट हुआ, तो ये जर्नल एंट्री पास होगी। और अगर लोन पे नहीं करा बल्कि उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया कि हम आपको कैपिटल में ही डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, फिर भी हमारा लोन कम तो हो गया ना, तो डेबिट करेंगे, और कैपिटल में डाल देंगे तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, जब गुडविल अपेयर हो रही होगी बैलेंस शीट में उसको क्या करना है, लाइक अदर एसेट्स, जैसे हमने एसेट को क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा टू एसेट्स जो जो रिस्पेक्टिव होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, सिमिलरली हम यहाँ पे गुडविल भी लिख देंगे एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, देन गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, और ये है केस जब हमारी बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर हो रही है लाइक अदर एसेट्स, उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बट अगर गुडविल हमारी बैलेंस शीट में अपेयर नहीं हो रही है देन नो नीड ऑफ ट्रांसफर एंट्री, फिर रियलाइजेशन में करने की ज़रूरत नहीं है। और पर अगर उसको हमने कैश में सेल कर दिया, खुद हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब हम बिजनेस बंद करने लगे हैं, अपनी फर्म बंद करने लगे हैं, कुछ ना कुछ गुडविल तो होगी ना, कि हम रेपुटेशन थी हमारी वाले बिजनेस की कुछ, अब बिजनेस बंद करें, खुद उसकी वैल्यूएशन करके हम गुडविल की कुछ वैल्यू लगा के उसको बेचेंगे, तो क्या करेंगे, हम अपने कैश को डेबिट कर देंगे, हमारे पास पैसा आएगा, जिसको भी हम फर्म बेचेंगे अपनी सेल करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, तो कैश डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं करेंगे अब एसेट को क्रेडिट करेंगे, एसेट तो है ही नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे, वरना जनरली हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्यों, क्योंकि गुडविल एसेट है, एसेट को सेल कर रहे हैं तो कम होगा तो क्रेडिट, और कैश हमारा आया तो डेबिट, बट एसेट नहीं लिखना है यहाँ पे, हम इस बार क्या लिखना है, रियलाइजेशन, क्योंकि फर्दर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात रहेगी नहीं सिंस द फर्म इज डिसॉल्विंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। देन अगर पार्टनर ने ले लिया तो क्या करेंगे, कैश की जगह, कैश नहीं आया यहाँ पे बोल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और रियलाइजेशन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत ईजी है, मेजर फोकस आपका रहना चाहिए रेशियो पे।
ठीक है। देन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे मीनिंग पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे मेन मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी बहुत फास्ट है। ये तो एनसीईआरटी है, तो फिर हो जाएगा पूरा, हम 11th-12th ही पढ़ने बैठ गए हैं, बाकी अपनी तरफ से पूरा करके जाना है हमें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, कंप्लीट हुआ इसका मैराथन सेशन। बाकी कोई भी डाउट है मैं आपको बोलती हूँ, आप इसका डिटेल्ड लेक्चर देखिए, एंड यस, इस पे आप एमसीक्यूज पक्का अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, सो लेट्स वाइंड अप, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन सीरीज के साथ। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।